हाँ, तो मैं सत्या यादव, सत्याराव और राहुल यादव। आज ये क्लास 8 का मॉडर्न हिस्ट्री का जो सोशल बैकग्राउंड वाला पार्ट है कि क्यों रिवोल्ट हुआ, कहाँ रिवोल्ट हुआ, किसने किया, नाम क्या था उसका, रिवोल्ट का क्या नाम था, जो रिवोल्ट हुआ उसका डेट क्या था, एक्चुअल रेंज क्या था डेट का, वो कहाँ से कहाँ तक चला था। 1857 मोस्टली 1757 से 1857 तक ने हमने हमने कवर करने की कोशिश किया है, जो कि ईस्टर्न पार्ट पे हुआ है। अब ये वीडियो में वेस्टर्न पार्ट पर जो हुआ है उसको देखेंगे, फिर अगले वीडियो में सदर्न पार्ट पे, फिर नदर्न पार्ट पे। अगर छोटा छोटा होगा सदर्न या नदर्न वाला तो उसको एक ही वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। अब हुआ ऐसा कि वीडियो बनाते बनाते भूख लगे, थोड़ा खाना वाना खा रहे हैं ना आगे। तो क्या इसके पहले और भी कोई वीडियो है? हाँ, तो इसके पहले और भी 10 लेशन है, नहीं 9 लेशन है, ये 10वां लेशन है। और भी 9 लेशन है, तो उसका भी वीडियो धीरे धीरे बना करके डाल दिया जाएगा। आज 10वें लेसन पे मूड बन गया था, बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। तो क्योंकि देखने में सुंदर लग रहा था तो हमने उस पर रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। तो प्यारे बच्चों, और अगर उनके पेरेंट्स भी अगर देख रहे हो तो प्यारे बच्चों एंड पेरेंट्स, हम शुरू करते हैं रिवोल्ट, जो कि सॉरी वेस्टर्न पार्ट पे हुआ है। ये मॉडर्न हिस्ट्री है और यूरोपियंस आए थे, प्रिंसली स्टेट, एक तरफ यूरोपियन एक तरफ प्रिंसली स्टेट थे। प्रिंसली स्टेट में ये सब थे और यूरोपियंस में आपको मालूम ही होगा। अब हम चलते हैं सीधे पेज नंबर 10 पर, पेज नंबर 9 पर, जो कि रिवोल्ट हुआ है वेस्टर्न इंडिया में, पश्चिमी भाग में। अच्छा, मैं थोड़ा और भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि और भी कुछ कांड हुआ था क्या। तो हाँ, मैं बताता हूँ कि जी कांड हुए हैं, क्या हुए हैं। तो जब ये दो फैक्शन रहेगा तो कुछ ना कुछ तो कांड होना है। एक तरफ इंडियन रिएक्शन मिला, क्योंकि ब्रिटिश ने जो उत्पात मचाया हमारे यहाँ, तो उसका रिएक्शन मिलना ही था। अच्छा, अब रिएक्शन दो प्रकार के मिले। एक तो इमीडिएट रिएक्शन था, जो तुरंत ही एकदम सडन रिएक्शन जो भारत से मिला। दूसरा आइडियोलॉजिकल रिएक्शन था। कहने का मतलब ये है कि इमीडिएट रिएक्शन में रिवोल्ट हो गए फटाफट, जो जहाँ था धर के चमेटा चमेटी वहीं पे थप्पा थप्पी करके गेम बजा दी, तो ये रिवोल्ट हुआ। अंग्रेज सामने खड़े दू चमाट पटाक पटाक दू खत्म। अंग्रेजों की आधी नस्लें हिल गई। हाँ, अभी देखोगे तो हिले डोले पैदा होते हैं ना, वही रिवोल्ट का कारण है। इतने मार कुटाए हैं भाई साहब भारत में, 1947 में छोड़ के भागे। हाँ, तो हम देखेंगे रिवोल्ट हुआ तो किसने किया, ये रिवोल्ट जो किया किसने किया, हुआ तो कहाँ हुआ, और हुआ तो कैसे हुआ, और क्यों हुआ, ये सब देखेंगे। क्योंकि सब रिवोल्ट अलग अलग जगह पे हुआ था तो कारण भी अलग अलग था। हुआ कैसे ये भी देखना पड़ेगा, कहाँ हुआ था, लोकेशन भी अलग है बोला। तो अगर लोकेशन अलग है तो उसका कारण भी अलग होगा, उसके तरीके भी अलग होंगे। अगर कोई रिवोल्ट पहाड़ पे हो रहा है तो क्या गोली बारी चला करके होगा क्या? नहीं, रोड काट दिया जाएगा, बम से उड़ा दिया जाएगा, गुरिल्ला वारफेयर मतलब छुप के जंगल में तीर चला दिया जाएगा। अगर कोई वही चीज़ प्लेन पे हो रहा है तो छुप के कहाँ तीर चला पाएंगे। वहाँ पे रीजन भी अलग होगा, खेती के लिए होगा, खेती के लिए होगा तो टांगी गड़ासी होगा, एक दो उसी के लपेटे में आ जाएंगे अंग्रेज, दो तीन गड़ासी ख़त्म, एक गया। उसका आउटकम क्या है, इम्पैक्ट क्या है। जैसे इमीडिएट रिएक्शन हुआ तो उसका कुछ तो आउटकम होगा ना। हाँ, तो एक आध दो अंग्रेज तो मरेंगे ना, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। अब उस जब अंग्रेज मरेंगे तो उसको सप्रेस किया जाएगा, मतलब दबा के बंद कर दिया जाएगा रिवोल्ट को। अच्छा, तो ऐसा उसका रिएक्शन होगा, इम्पैक्ट होगा, है ना। एक तरफ इमीडिएट रिएक्शन था, दूसरी तरफ आइडियोलॉजिकल रिएक्शन है। आइडियोलॉजी मतलब बुद्धि के रिएक्शन। जैसे ऑर्गेनाइजेशन बना दो, भारत स्वयंसेवक संघ। अच्छा, एजुकेशन दे दो, ज्ञान दे दो, बुद्धि दे दो। मतलब ये कि डायरेक्ट रिवोल्ट ना लाठी डंडे से ना लड़ाई होकर के पिटीशन डाल दे, पिटीशन डाल दे जाकर के कोर्ट में कंप्लेन कर दे, लिखित में दे दे कि भाई अंग्रेज निकल जा बेटा, नहीं तो निकाल दूंगा मैं। हाँ, फिर जहाँ से आया वहीं भेज दूंगा, मतलब इंग्लैंड से आया तो इंग्लैंड भेज दूंगा। गलत नहीं समझना, रोल ऑफ प्रेस। अब जब एजुकेटेड लोग होंगे तो गरासी टांगी तो लेकर घूमे नहीं, तो प्रेस में छापना शुरू करेंगे। जैसा कि पता है कि मैं थोड़ा भूखर हो गया हूँ, वीडियो बनाते बनाते भूख लग गया है, तो
थोड़ा मुंह में दबा लेता हूँ। अच्छा, अब अवेयरनेस अमॉन्ग द मासेस, अवेयरनेस भी क्रिएट करना है कि नहीं। अब कैसे क्रिएट करेंगे, तो पढ़े लिखे लोग हैं, जाकर के सबको बताएंगे कि देखो रूल ये में ये लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है कि हम अपने नदी में जाकर के नहीं धो सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास धोने का व्यवस्था नहीं, तो वहीं धोऊंगा। अच्छा, ये भी लिखा हुआ है कि ये गली में घूमना मना है। बिट्टू, अरे आप हमें क्यों बोलते हैं, तो ये भी गलत बात है, हम घूमूंगा नहीं तो कैसे काम चलेगा मेरा। तीसरा, कुछ इसी प्रकार से पढ़े लिखे रहेंगे तो हमें समझ में आएगा, नहीं पढ़े लिखे रहेंगे तो ये कागज़ का काला अक्षर है, क्या ही फर्क पड़ता है क्या लिखा हुआ। तो मॉडर्न रिस्पॉन्स भी मिला हमको, सोशल रिस्पॉन्स कह सकते हैं उसको, जैसे पूरा का पूरा गांव ने भी दुरुस्त कर दिया, तो ये सोशल रिस्पॉन्स है। इकोनॉमिक रिस्पॉन्स भी मिला, जैसे किसी का खेत छीन गया तो तोड़ दूंगा हड्डी मार के, अंग्रेजों का ऐसा बिहेवियर। राजनीतिक बिहेवियर भी रहा, अब क्योंकि पढ़े लिखे लोग थे तो थोड़ा बहुत तो पॉलिटिक्स जानते थे, जैसे अंग्रेज खेल रहे थे ये भी खेले, बोले कि आ जाओ जहाँ भी आना है, तो ये पॉलिटिकल रिस्पॉन्स रहा। अब ट्रेडिशनल, ये सब सारे ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स के टाइप हो सकते हैं, जैसे सिविल रिवोल्ट, कोई रिवोल्ट कर रहा है, पीजेंट रिवोल्ट कर रहा है मतलब मारपीट काट कर दे रहा है, ट्राइबल रिवोल्ट ये भी मारपीट काट है, सिपोई रिवोल्ट, सिपाही मतलब जो सिपाही भारतीय भर्ती थे तो वो भी रिवोल्ट कर देते, कभी कभी अंग्रेज के लिए ही काम कर रहे हैं, अंग्रेज ही पेमेंट दे रहा है, अंग्रेज कोई थूर क्या है, मुनाक प्लेन जाके घरे बोलता है मम्मी बहुत मार पीटा। हाँ, तो तुम्हारे काम ही वैसे होते हैं, हरकत ही वैसे होते हैं। विधायक जी का लौंडा कूट दिए एसपी ऑफिस में ही। हाँ, तो ये सिविल रिवोल्ट। अच्छा, अब ये इन सब का नेचर देखते हैं, नेचर कैसा होता है इसमें। देखेंगे कि लीडरशिप किसका था, जैसे कि क्रोनोलॉजी, कौन पहले आया कौन बाद में आया। ब्रिटिश का एटीट्यूड कैसे था इन सब के खिलाफ, अरे बढ़िया से मारोगे धो के तो ब्रिटिश भी तो आएंगे धोने, उनके पास भी तो बंदूक है, सेना है। एरिया कितना इम्पैक्ट हुआ है उससे, या लोकेशन कौन सा था उसका, लोकेशन मतलब उसका क्षेत्र कौन सा था, कहाँ पे ये चल रहा था रिवोल्ट, और उसका सोशल बेस क्या था। अभी हम इस वीडियो में इस वाले पार्ट को देख रहे हैं, जितने भी रिवोल्ट हुए हैं रिवोल्ट को हम देख रहे हैं। अभी आइडियोलॉजिकल रिएक्शन देखेंगे 1900 के बाद आइडियोलॉजिकल रिएक्शन ज़्यादा आते हैं, अभी तो 1900 तक वैसे ही चलेगा पिपड़ा पिपड़ी। अच्छा, ये जो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट हो रहा था ना सब जगह, हड़पा हड़पी, कि इसका खेत हड़प लो, उसका ज़मीन हड़प लो, उसकी वाइफ हड़प लो, ये अंग्रेज का नौटंकी था। तो इंडियंस ने रिवोल्ट करके दिखाया कि बोले मेरा खेत ले जाओगे मैं काट दूंगा तुम। नेचर बोले रिवोल्ट का तो मॉडर्न तो नहीं था, क्योंकि मॉडर्न तो अभी नहीं पड़ रहा है, ये ट्रेडिशनल रिफॉर्म है ना, ट्रेडिशनल रिएक्शन है, इमीडिएट रिएक्शन है, आइडियोलॉजिकल रिएक्शन नहीं है, मॉडर्न रिएक्शन नहीं है। अच्छा, अब ट्रेडिशनल था तो मॉडर्न आइडिया से इंस्पायर्ड भी नहीं था, जैसे इनको इक्वालिटी नहीं चाहिए था, इनको सिविल राइट नहीं चाहिए था, है ना। हाँ या, और ये रिएक्शनरी ऑर्थोडॉक्स थे। अब एरिया, तो एरिया लोकल हो सकता है, उनके गांव का एरिया हो सकता है, उनके शहर का एरिया हो सकता है, रीजनल हो सकता है, लेकिन नेशनल तो नहीं था, राष्ट्र में नहीं था, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, जैसे ये सब दिख रहा है अभी यहाँ पे, ये सब छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है। अभी जिस तरीके से मॉडर्न सेंस में बात करते हैं कि नेशनलिज्म, तो वो तो वहाँ नहीं था। अब रिस्टोरेटिव इन नेचर, तुरंत ही बैक ऑर्डर को मांग रहे थे, कि जैसे क्या करते थे कि कभी इंसान को काट दिए, अब इंसान को काट देते थे, फांसी दे देते थे, बलि दे देते थे, गला काट देते थे, जैसे अभी हम लोग बकरी को काट देते हैं, गला काट देते हैं पूजा पाठ के नाम पे, तो इंसान को काट दिया था। अब अंग्रेज उसको रुकवाने गए तो 2-4 अंग्रेज को भी काट दिए, बोले ये हमारा धर्म है, हम अपने तरीके से करेंगे जो भी करना है, बीच में नहीं बोलना है ना। तो इससे भी अंग्रेज भड़क जाते थे, ये भी रिस्टोरेटिव नेचर का है कि हमको पुराना चीज़ वापस चाहिए, क्योंकि ये तो नया चीज़ अंग्रेजों द्वारा थोपा जा रहा है ना, कि नहीं जी ऐसे नहीं कर सकते, आप बलि नहीं दे सकते, इंसानों को नहीं काट सकते। अबे तुम अपना देखो ना बे। अब उसी खुशी में आकर के अंग्रेज भी 2-4 गोली चला देते थे।
दो चार और कट जाते थे इधर उधर दोनों तरफ से। तीसरा कि वो वायलेंट हुआ करता था। वायलेंट मतलब समझा था, रगड़ा रगड़ी वाला, इधर से गोली उधर से तोप उधर से तीर, है ना। ऐसा लगता था कि वो लोग शादी कर लिए हैं वायलेंस से, दे आर मैरिड मार्ड बाई द वायलेंस। ऐसा लगता था कि वो लोग ब्याह हो गया है वो लोग का वायलेंस से, रोज़ ही लड़ना है, रोज़ ही मारना है। और लड़ाई भी एकदम स्पॉन्टेनियस, तुरंत। जाते जाते गली में पता चला कि अमृतेश 5:30 बजे ही आ गया था। बिट्टू पकड़ के दो मुका, उधर से अमृतेश को दो गए, बिट्टू को दो मुका। उधर से राहुल भैया बाहर निकले, भागा भागी। तो ये स्पॉन्टेनियस है, तुरंत का तुरंत हो रहा है। जैसे ही बिट्टू दो मुका मारा, उधर से अमृतेश दो मुका, इधर से हो गया भागा भागी। राहुल भी आ गए, दोनों अलग अलग घर में छुप गए। अगले दिन बिट्टू अमृतेश दोनों मिलते हैं अलग अलग समय पे। अमृतेश बोलता है जानते हैं भैया अमृतेश मारता है। बिट्टू बोलता है, और अमृतेश बोलता है जानते हैं भैया बिट्टू मारता है। बात तो दोनों को मालूम है कि अंग्रेज दोनों को समझ रहे थे कि तुम पिपड़ी बजा रहे हो तुम। लेकिन ये सब प्लान नहीं हुआ करता था कि भैया आ जाएंगे और अमृतेश हमको दो मुक्का मार देगा और बिट्टू हमको दो मुक्का मार देगा। ये सब जनरल ट्रेंड है, ऐसे ही झगड़ा होते रहना है, कभी इधर कभी उधर। ये रिड्रेस कर रहे थे लोकल ग्रीवांसेस को। जैसे किसी का खेत हड़प लिया गया था, कोई समय पर आ गया था, कोई समय पर नहीं आया था, किसी को ज़्यादा खेत मिल गया था, किसी ने खेत छीन लिया था, इस सब का। इस सब में इमीडिएट में जो आते थे वो साहूकार आते थे, महाजन आते थे, ब्रिटिश आते थे, है ना। इन सब के खिलाफ चल रहा था। अब पेज नंबर 9 से पश्चिमी, अभी पूर्वी रिवोल्ट देख रहे थे हम लोग, यह है पश्चिमी रिवोल्ट। पश्चिमी रिवोल्ट शुरू करते हैं। पहला पश्चिमी रिवोल्ट होता है 1818 से 1846 तक चलता है, जिसका नाम था भील अपराइजिंग। भील खास करके मध्य प्रदेश में मिलते हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ उड़ीसा वाले इलाके में। भील अपराइजिंग 1818 से 1846। मल्टीपल रिवोल्ट्स होते हैं, इस बीच में मल्टीपल्स रिवोल्ट्स होते हैं। पई का विद्रोह भी इसी रीजन में होता है ना, इसी समय में होता है, लेकिन ईस्टर्न पार्ट में होता था वो पई का। 1817 में हुआ था ना, 1817 पई का विद्रोह, जस्ट उसके बाद ये उड़ीसा में हुआ था पई का। और ये 1818 भील अपराइजिंग, और शायद मध्य प्रदेश के आसपास का इलाका है। मल्टीपल रिवोल्ट्स होते हैं इसमें। स्टेट इन वेस्टर्न घाट में रहता है ये। थे हम लोग 1818 से 1846 तक चलता है भील अपराइजिंग। ये इसी समय पाई का रिबेलियन हुआ था 1817 में, और ये 1818, एक साल बाद। मल्टीपल विद्रोह होते हैं इस रीजन में 1818 से 1846 के बीच में। वेस्टर्न घाट मतलब पश्चिमी तट के इलाके में, इधर वाला मैप में देख लो, ये वाला उतना ऊपर नहीं जा भाई, ये वेस्टर्न घाट वो नहीं है, गुजरात से नीचे वाला इलाका, गुजरात से लेकर के नीचे केरल तक ये इलाका जो है ना, ये वेस्टर्न घाट कहलाता। तो इसी में रिवोल्ट्स होते हैं एक के बाद एक करके लगातार, ठीक है। तो मल्टीपल रिवोल्ट्स होते हैं। पहला देखते हैं इसमें ना 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी एंटर इनटू द रीजन। इस रीजन में 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। रिवोल्ट स्टार्टेड शिवाराम, रिवोल्ट जिसने स्टार्ट किया था उसका नाम था शिवाराम। गोविंद गुरु स्टार्टेड रीऑर्गेनाइजिंग द भील अगेन। शिवाराम जो थे वो रिवोल्ट को स्टार्ट करने वाले थे, और गोविंद गुरु इसको फिर से शुरुआत करते हैं, रीऑर्गेनाइज करते हैं भील को और फिर से रिवोल्ट करते हैं इन 1913 फॉर भील राजा। भील राजा बनाने के लिए 1913 में फिर से रीऑर्गेनाइज करते हैं गोविंद गुरु। पर स्टार्ट की शिवाराम के द्वारा किया जाता है, ये स्टार्ट भील अपराइजिंग स्टार्ट किया जाता है 1818 में शिवाराम के द्वारा। इस भील रीजन में भील वाला जो इलाका पड़ता है उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी एंटर करती है, और उन लोग का जो राइट्स था, जो उन लोग का जो प्राइवेसी थी, उनका हनन करती है। खास करके जो फॉरेस्ट में जंगल और पेड़ पौधे जो काटने के राइट्स थे ना, वो छीन लिए जाते हैं। वो कहा जाता है कि या फिर वहाँ जो ज़मीन है उसको हड़प लिया जाता है, डेवलपमेंट के नाम पे, फैक्ट्री लगाने के नाम पे छीन लिया जाता है।
कृषि करवाने के लिए, और पेड़ पौधों को काटने भी नहीं दिया जाता है। फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होते हैं, जिसका व्यापार किया जाता है, बेचा जा सकता है, वो सब बिना परमिशन के अंग्रेज़ों के नहीं बेच सकते हैं। भाई कल तक मेरा था, कोई बाहर से आता है और कहता है कि आज से तुम बिना परमिट के ये सब काट नहीं सकते हो, बेच भी नहीं सकते हो, तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगता, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। और फिर उन लोगों ने रिवोल्ट किया। भील अपराइजिंग शुरू होती है 1818 से 1846 तक, 1818 से लेकर 1846 तक। तो 1817 में होता है पाइका विद्रोह उड़ीसा में, पर यह है भील अपराइजिंग। ठीक है, 1913 में इसको फिर से शुरू करते हैं। गोविंद गुरु भील राज्य बनाने का एक आह्वान क्रिएट करते हैं कि भील राज्य बनाऊंगा। ठीक है, गुजरात मॉडल। इसी समय आते हैं गांधी जी। हाँ, 1913 से 14 में नहीं, 15 में आते हैं। 1915 में जनवरी में आते हैं। हाँ, 9 जनवरी को आते हैं। तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। 1915 में आते हैं। तो दूसरा वघेरा रिवोल्ट 1818 में शुरू होता है, 1818 से 1819 तक चलता है। जस्ट जब भील अपराइजिंग हो रहा था उसी साल एक और रिवोल्ट शुरू होता है, वघेरा रिवोल्ट, वगैरह नदी है यहाँ पे गुजरात में। हाँ, वघेरा नदी है एक उसी के पास, गुजरात में, ओखा। हाँ, गुजरात ओखा में ईस्ट इंडिया कंपनी इंटर करती है। वगैरह नदी पर नहीं वो गिरा है क्या? क्या मोरबी ब्रिज? मोरबी ब्रिज कौन सी नदी पे है? सर सीट 18 से 1840 तक हो गया। पहला भील अपराइजिंग 1818 से 1846। दूसरा देखते हैं वघेरा रिवोल्ट। वघेरा रिवोल्ट वघेरा रिवोल्ट देखते हैं 1818 में, 1818 से 1819 तक चलता है वघेरा रिवोल्ट। और ये गुजरात के ओखा रीजन में, गुजरात अभी राज्य है उसके ओखोरा क्षेत्र में पड़ता है। ये वघेरा रिवोल्ट होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी इंटर करती है, एक्सप्लॉयटेशन होता है लोगों का, वहाँ रीजनल जो भील कम्युनिटी है या फिर वहाँ के जो जनजातियाँ हैं उनको एक्सप्लॉयट करती है। रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन शुरू करती हैं, जिससे अक्षुब्ध होकर वहाँ की जनता रिवोल्ट करती है, जिसका नाम है वघेरा रिवोल्ट। 1818 से 1819 ईस्वी तक चलता है। फिर तीसरा रिवोल्ट आता है कच्छ रिवोल्ट, 1819 में शुरू होता है और 1831 तक चलता है। देखना, भील अपराइजिंग शुरू हुआ था 1818 में, 1846 तक चलता है। उसके बाद जस्ट 1818 में ही 1819 तक चलता है वघेरा रिवोल्ट। और थर्ड था कच्छ रिवोल्ट। 1819 में वघेरा रिवोल्ट खत्म होता है, उसी साल कच्छ रिवोल्ट शुरू होता है। 1819 में 1831 तक चलता है। 1819 से लेकर 1831 तक चलता है कच्छ रिवोल्ट। कच्छ गुजरात का इलाका है। ठीक है, 1819 डिफीट ऑफ कच्छ रूलर भारमल। कच्छ के जो रूलर थे भारमल, उनको हरा दिया जाता है और अंग्रेज अपना आधिपत्य जमा लेती है। कच्छ इनटू ईस्ट इंडिया कंपनी पोजीशन। अब कच्छ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर पोजीशन में आ जाती है, उसके कंट्रोल में आ जाती है। ब्रिटिश रेसिडर्स कंट्रोल बाय 1831 रिवोल्ट। अब ब्रिटिश के कंट्रोल में आती है, जिसकी वजह से लोग रिवोल्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है रामोसी रिवोल्ट 1822 वेस्टर्न घाट। 1822 यानी सतारा रीजन में है। ईस्ट इंडिया कंपनी का एंट्री होता है सतारा रीजन में। सतारा रीजन में वो याद ही होगा जो शिवाजी, बाजीराव, नाना साहब, संभाजी, शाहूजी, इन लोग का कंट्रोल था, मराठा का कंट्रोल था। तो उसी रीजन में ये एक रिवोल्ट होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी जब उधर मराठा सरदारों को अपने कंट्रोल में ले लेती है, उन लोगों के साथ ट्रीटी कर लेती है, तो लोग रिवोल्ट करते हैं सतारा रीजन में। सतारा महाराष्ट्र का एक इलाका है। चित्तूर सिंह रिवोल्ट करते हैं 1829 तक। रोल ऑफ लीडर उमाजी राजे। एक उमाजी राजे करके लीडर होते हैं जो प्रोमिनेंट बहादुरी के साथ विरोध करते हैं अंग्रेजों का। अगेन 1839 रिवोल्ट आफ्टर प्रताप सिंह वाज रिमूव्ड। फिर 1839 में फिर से रिवोल्ट होता है, क्योंकि प्रताप सिंह को हटा दिया जाता है। प्रताप सिंह को माना जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज थे, तो प्रताप सिंह के हटाने की वजह से फिर से रिवोल्ट हो जाता है 1839 में। तो रामोशी रिवोल्ट 1822 में वेस्टर्न घाट में होता है, ये सतारा रीजन में होता है। चित्तूर सिंह इस रिवोल्ट को लीड करते हैं 1829 तक। उनके बाद ये उमाजी राजे
और फिर अगेन 1839 में रिवोल्ट शुरू हो जाता है प्रताप सिंह के राजा से हटा देने के कारण। तो इसमें प्रोमिनेंट 2-3 चीज़ें याद रखनी है। रामोसी रिवोल्ट 1822, पश्चिमी घाट, सतारा रीजन महाराष्ट्र में, चित्तूर सिंह 1829 तक रिवोल्ट करते हैं। उमाजी राजे एक लीडर हैं उन्हीं में से। और 1839 में प्रताप सिंह को हटाने के बाद फिर से रिवोल्ट शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है कोली अपराइजिंग, गुजरात का इलाका है ये। 1824 से 1848 में होता है। रामोसी रिवोल्ट 1822 में हुआ था, ठीक है, 1822 में रामोसी रिवोल्ट। उसके बाद आता है कोली अपराइजिंग, 5वां, गुजरात में होता है 1824 से 1848 के बीच में। ये जो अपराइजिंग है ये चलता है 1848 तक। यानी भील अपराइजिंग जो था 1818 में शुरू हुआ था, 1846 तक चलता है। लेकिन ये जो कोली अपराइजिंग है जो गुजरात में हो रहा है वो 1824 से शुरू होता है और 1848 तक चलता है। मतलब ये 1848 तक, मतलब 2 साल भील अपराइजिंग जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद तक ये चलते रहता है। इसके भील अपराइजिंग के 2 साल बाद तक 1848 तक ये रिवोल्ट होता है। कौन? कोली अपराइजिंग। नेबर ऑफ भील्स, वेस्टर्न घाट, लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट, इससे लार्ज स्केल पे एम्प्लॉयमेंट होता है जिसके कारण लोग रिवोल्ट करते हैं। कोली अपराइजिंग देख लिया 1824 से 1848, भील गुजरात। और नेक्स्ट है सूरत एजिटेशन, 1844 से 1848 तक चलता है सूरत एजिटेशन। राइजिंग ऑफ सेक्ट ड्यूटी, RS 1 रुपये ना, ड्यूटी लगा दिया जाता है 1 रुपया। उस समय के लिए 1 रुपया महंगा, बहुत बड़ी अमाउंट होती थी। तो रिवोल्ट होना लाजमी था, रिवोल्ट होता है भाई। 1848 बंगाल एंड मेजर्स एजिटेशन, 1848 में ये सूरत एजिटेशन 1844 शुरू होता है, 1848 तक चलता है, फिर इस रिवोल्ट को दबा दिया जाता है, ठीक है। लास्ट रिवोल्ट है वेस्टर्न घाट का, कोल्हापुर। कोल्हापुर ये महाराष्ट्र में पड़ता है। सवंतवादी रिवोल्ट, इसको कोल्हापुर रिवोल्ट या सवंतवादी रिवोल्ट भी कहते हैं। ये 1844 में होता है आफ्टर पेशवा डिफीट, पेशवा हार जाते हैं उसके बाद। मराठा गोट अनएम्प्लॉयमेंट, मराठा अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। गडकरी रिवोल्ट इन कोल्हापुर एंड सवंतवादी। ऑक्युपाइड द समनगढ़ एंड भूदरगढ़ फोर्ट, जो 2 फोर्ट था, किला था समनगढ़ में एंड भूदरगढ़ में, उनको ऑक्युपाई कर लेते हैं। तो ये था वेस्टर्न, मतलब पश्चिमी भारत का, कुछ पश्चिमी भारत के हिस्से में होने वाले प्रोमिनेंट कुछ रिवोल्ट्स, जिनका लिस्टिंग इस प्रकार है। पहला भील अपराइजिंग, वगैरह रिवोल्ट, कच्छ रिवोल्ट, रामोसी रिवोल्ट, कोली अपराइजिंग, सूरत एजिटेशन, कोल्हापुर, सवंतवादी रिवोल्ट। तो इस तरह से पहला भील अपराइजिंग जो था 1818 से 1846 तक। दूसरा वगैरह रिवोल्ट 1818 से 1819 तक। कच्छ रिवोल्ट 1819 से 1831 तक। रामोसी रिवोल्ट 1822। कोली अपराइजिंग गुजरात 1824 से 1848। सूरत एजिटेशन 1844 से 1848। कोल्हापुर एंड सावंतवादी रिवोल्ट 1844। एक बार फिर से देख लेते हैं। भील अपराइजिंग 1818 से 1846। भील अपराइजिंग 1818 से 1846। वगैरह रिवोल्ट 1818 से 1819। कच्छ रिवोल्ट 1819 से 1831। रामोसी रिवोल्ट 1822। कोली अपराइजिंग 1824 से 1848। सूरत एजिटेशन 1844 से 1848। कोल्हापुर एंड सावंतवादी रिवोल्ट 1844। तो इस तरह से कुछ वेस्टर्न घाट के रिवोल्ट्स थे। अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे साउथ इंडिया में रिवोल्ट्स। साउथ इंडिया में रिवोल्ट्स कुल मिला के 6 गो, जो जिनकी लिस्टिंग की हुई है। और भी रिवोल्ट्स हुए हैं पर ये कुछ ज़्यादा ही प्रोमिनेंट थे, इसलिए इनके बारे में अध्ययन करेंगे। ऐसा नहीं कि ये 6 ही रिवोल्ट्स हुए थे, जैसे 7 गो रिवोल्ट वेस्टर्न घाट में और भी थे पर ये प्रोमिनेंट थे, इसलिए इनके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला जो साउथ इंडिया का जो रिवोल्ट है, पहला रिवोल्ट जो है वो साउथ इंडिया में हुआ था राजा ऑफ विजयनगरम 1794 में। चीना
विजय रामराजू। चिन्ना विजय राजा रामू एक प्रोमिनेंट लीडर थे जिन्होंने 1794 में विजयनगरम रिवोल्ट किया था। राजा थे कहाँ के? विजयनगरम के। 1794 में चिन्ना विजय राम राजू, चिन्ना विजय राम राजू, चिन्ना विजय राम राजू एक नेता थे जिन्होंने रिवोल्ट किया था 1794 में। ईस्ट इंडिया कंपनी एंड राजा फॉट अगेंस्ट द फ्रेंच। इन लोग दोनों मिलकर पहले तो फ्रेंच के अगेंस्ट लड़ते हैं। ईस्ट इंडिया एंटर इनटू द नॉर्दर्न सरकार, बैटल ऑफ पद्मनाभन। ये साउथ इंडिया का रिवोल्ट है ना। तो पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी और राजा दोनों मिल करके फ्रेंच के खिलाफ लड़ते हैं 1794 में, और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी नॉर्दर्न सरकार में, मतलब जो ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का जो इलाका है यहाँ पे इंटर कर जाती है, अपना वर्चस्व बना लेती है, तो फिर राजा के साथ भी झगड़ा कर लेती है और राजा को उथला देती है। बैटल ऑफ पद्मनाभा होता है राजा के साथ। राजा कौन थे? चिन्ना विजय राम राजू राजा थे। राजा को बोलता है कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी बोलती है कि 3 लाख का हर्जाना दो, नहीं तो एनेक्स कर लेंगे, और स्टेट को एनेक्स कर लेती है। रिवोल्ट होता है, रिवोल्ट होना लाजमी था। तो चिन्ना विजय राम राजू रिवोल्ट क्यों करते हैं? क्योंकि इनका जो राज्य है वो एनेक्स कर लिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। तो पहला रिवोल्ट देख लिए, राजा ऑफ विजयनगरम 1794। नेक्स्ट है धुंदई इन बेदनूर 1799 से 1800, यानी उसी समय जब ये क्या कहते हैं कि टीपू सुल्तान का मौत हुआ था, मार दिया गया था टीपू सुल्तान को 1799 में मैसूर। धुंदई वाघ लोकल मराठा लीडर, एक मराठा लीडर थे, लोकल में क्षेत्रीय मराठा लीडर थे जिनका नाम था धुंदई वाघ। वाज पार्ट ऑफ टीपू एडमिनिस्ट्रेशन, ये टीपू सुल्तान के पार्ट थे। उस समय टीपू सुल्तान रहा नहीं। तो रिवोल्ट आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ मैसूर को एनेक्स कर लिया जाता है, उसके बाद इनके साथ भी युद्ध होता है। ये विरोध करते हैं इसलिए इनको भी मार दिया जाता है। धुंदई एंड बेदनूर 1799 से 1800 के बीच में। ये धुंदई वाघ लोकल मराठा लीडर थे। इन्होंने ये टीपू सुल्तान के साथ एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते थे, और टीपू को मतलब मैसूर को जब एनेक्स कर लिया जाता है उसके बाद इनके साथ रिवोल्ट होता है। ये रिवोल्ट करते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। धुंदई इन बेदनूर 1799 से 1800। नेक्स्ट है केरला वर्मा फजासी राजा। केरला वर्मा फजासी राजा कोट्टयम इन मालाबार रीजन। केरला सिम्हम लायन ऑफ केरला, और पाइकी राजा रिवोल्ट स्टार्टेड पोस्ट 1799 1800 1805। केरला वर्मा फजासी राजा थर्ड केरला वर्मा फजासी राजा। कोट्टिटो बोलते हैं उसको ना, मालाबार रीजन को। ये वाला मालाबार रीजन है ना। यहाँ पे जो फजासी राजा है यहाँ पे थे ना। केरला में सिम्हम मतलब लायन के नाम से इनको जाना जाता था। शेर। रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था 1797 में। देखो सब 1794, 1799, 1797 ये सब चल रहा है। कोई 1 साल चल रहा है, कोई 3 साल चल रहा है, कोई 10 साल चल रहा है ना। 1800 से फिर 1797 में एक बार शुरू हुआ ये केरला वर्मन वाला, फिर 1797 में बंद हो गया, फिर 1800 में शुरू हुआ, तो ये 1805 तक चलता है। अच्छा, केरला वर्मन फजासी राजा कहाँ के? तो ये है मालाबार रीजन, और मालाबार रीजन में आपका स्वागत है। और यहीं के हैं कोट्टयम, जिनको टी बोलते हैं, कोट्टिटे है ना। और इनको केरला सिम्हम के नाम से आता है, मतलब सिम्हम मतलब शेर है ना। जैसे मुझे भी मतलब कभी कभी मैं भी देखता हूँ अपने आप को आईने में, तो लगता है कहीं अरे मैं शेर नहीं बोल रहा हूँ। हाँ चलो इधर। ओके नेक्स्ट। अब ये कहानी आगे चलती है। समय है 1795 से आगे बढ़ते बढ़ते समय 1805 तक जाती है।
इस समय के बीच में पोलीगार्स का रिवोल्ट होता है। पोलीगार जो कि शुरुआती दौर में आज़ाद थे, जो हम 15 अगस्त मनाते हैं उस तरीके से आज़ाद थे, लेकिन इंग्लिश वहाँ पर आए और उन्हें दिक्कत करने लगे। फिर पोलीगार्स ने अंग्रेज़ों की पिपड़ी बजा दी है। अंग्रेज़ों की जैसे ही पिपड़ी बजा, वो अंग्रेज़ चटक निकले, भाग निकले। पोलीगार यहाँ पे रिवोल्ट करते हैं 1795 में। इनका रिवोल्ट लगभग 10 साल का चलता है और इसी रिवोल्ट में वहीं का राजा थे जिनका नाम था कोट्टा बोमन नायकन, वही प्रतीक नायक वाला नायकन। नहीं, प्रतीक नायक वाला नायकन नहीं है, कोई और नायकन। तो कोट्टा बोमन नायकन 1795 से 1805 ये नंबर इंडिपेंडेंट 4 के थे। इसमें थोड़ा नंबर डालने में इधर उधर हो गया क्योंकि 3 2 बार डाल दिया गया है। नंबर 4 दीवान भी। एक कहानी दीवान की। क्यों कहानी दीवान की? क्योंकि इन्हों किसी ने परेशान की। थम्पी रिवोल्ट शुरू हुआ 1805 में। जैसे ही पोलीगार्स का रिवोल्ट ख़त्म होता है तो त्रावणकोर को सब्सिडरी अलायंस में ले लिया गया। अब ये सब्सिडरी अलायंस अंग्रेज़ों का टूल था। सब्सिडरी अलायंस को हिंदी अंग्रेजी दोनों में सब्सिडरी अलायंस याद रखें। सब्सिडरी अलायंस में बोलते थे कि पानी मेरे से पूछ के पीने का है, खाना मेरे से पूछ के खाने का है, सुबह जाने मेरे से पूछ के जाने का है, मतलब मेरे पर आक्रमण, भाई पे आक्रमण मतलब मेरे पे आक्रमण, और भाई के यहाँ सेना भी मैं रखूँगा, सेना का खाना पानी खर्चा भाई देगा। भाई के यहाँ घोड़ा गाड़ी मैं रखूँगा, उसका डीजल तेल खाना भाई देगा। कोई झगड़ा होगा तो मैं ले जाऊंगा सेना। कभी सेना कभी मेरा आदेश कभी कभी बर्थडे मनाना होगा तो नचनिया भी भाई देगा। देगा। कभी कभी मुझे मूड खराब होगा, दारू भी भाई देगा। तो ये था सब्सिडरी अलायंस। गिलास में ढार के देगा, ऐसे नहीं देगा। भाई गिलास में ढार के खरीद के देगा। लाएगा, गिलास में डालेगा, पैसा भी देगा। तो रुपया मनी डिमांड किया जाएगा, मैंने बताया। अब जब रुपया डिमांड किया जाएगा तो भाई रुपया तक तो सह लेगा। जब रुपया 1000 में जाने लगे, एक इधर एक लिखा हो तो समझ जाता है, 1000 जाने लगे, इधर 1000 की जगह 50,000 जाने लगे। 50,000। हाँ, अब फिर करोड़ों में जब जाने लगा तो भाई का कहा यार ये तो कुछ ज़्यादा ही भाईगिरी हो रहा है, भाई किडनी भी बेच किडनी भी बेच दूँ क्या? तो बोले किडनी तो नहीं बेचूंगा, तलवार उठा दूंगा। बोला कि बेच दे, कहा कि तू जिंदा ही नहीं रहेंगे तो। हाँ, एक तो बेच दिया भाई। फिर कुंदरा का प्रोक्लेमेशन होता है रिवोल्ट होने के बाद। लेकिन फिर क्या होता है कि महाराजा ऑफ त्रावणकोर हार जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से, क्योंकि अब बेचारे एक किडनी से कहाँ तक लड़ेंगे, है ना, तो हारना ही था। एक किडनी पहले ही ले लिया था, तो ये भी है। पिलाने में चला। उसके बाद मैसूर में जाते हैं। अब ये समय 1805 का था, दीवान वेलुथम्पी वाला जो। अच्छा, ये वेलुथम्पी कहाँ है? तो यहाँ पे है। अब चलते हैं मैसूर। मैसूर कहाँ है? तो मैसूर यहाँ पे है ना। ये कुछ भी पूरा मैसूर इलाका था बड़ा। अरे तो उसको इतना बड़ा था और 3 भागों में बांट लिया था। चलिए अब बोलिए, अब टीपू मरा ही गया। अब 1830 का समय है तो उसका बचा कितना? 1 पॉइंट ना। हाँ, तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि 1 पॉइंट बचा है। मैसूर रेवेलियन 1830 से 1831 तक चलता है। 1799 में सब्सिडरी अलायंस हुआ था वडियार स्टेट के साथ, याद है ना? वडियार स्टेट बोलता था भाई दारू ला दे, वडियार स्टेट ला के देता था। अब एक दिन क्या हुआ कि वडियार स्टेट के पास पैसा खत्म हो गया, खत्म होना ही था, क्योंकि वडियार स्टेट भी के पास रेवेन्यू का जो शासन उस पर कंट्रोल था ईस्ट इंडिया कंपनी का, और वही व्यापार भी करती थी। बोलती थी टैक्स भाई की कंपनी है और भाई के यहाँ व्यापार करेगी और पैसा टैक्स भी देना पड़ेगा। टैक्स देती नहीं थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो भाई का खजाना खाली हो गया। खजाना खाली हो गया तो भाई बोला कि पैसा नहीं है, तो बोला कि किडनी बेच दे। एक किडनी भाई पहले ही जब्त कर दिया, जमा कर दिया, फिर वो भी खत्म होने वाला था। के पास गया, किंग जमींदार के पास गया, जमींदार किसान के पास गया। किसान बोले मैं सबका पिपड़ी बजा दूंगा, सबका किडनी थोड़ी ना बेच दूंगी। रिवोल्ट कर देते हैं। सरदार मल्ला रहते हैं, किसान बोलते हैं रुक राजा, मैं तेरा पैर काट देगा, तू अपने दोस्त के चक्कर में हमारा ले रहा है। तो रिवोल्ट करते हैं सरदार मल्ला। तो ये मैसूर रेवेलियन था, 1 साल चला, राजा भी गया, प्रजा भी गया, सारे चीज़ें सब्सिडरी अलायंस में अंग्रेज़ों को मिल गया था। वही का कारण हो गया ये रिवोल्ट।
ये सब्सिडरी अलायंस का मोस्टली सब्सिडरी अलायंस और ये लैब्स जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स है यही पूरा अंग्रेजों का पीपड़ी बजा देगा 1857 तक। डॉक्ट्रिन लैप्स का मतलब होता था कि भाई का अगर बेटा नहीं है, मतलब राजा का बेटा नहीं है, तो उसके बाद वो कंपनी की सीधी हो जाएगी, भाई की प्रॉपर्टी भाई की हो जाएगी, अंग्रेज उस पर कमांड कर लेगा तो अंग्रेज की प्रॉपर्टी हो जाएगी। कोई बात नहीं भाई, तुम्हारे पुत्र नहीं है ना, मेरी तो कंपनी है, कंपनी में कितने सारे काम करते हैं, किसी न किसी का तो होगा ही, किसी को एक घर बसा दे भाई। नंबर 6 मोपला रिवोल्ट। मोपला का कारण था कि मुस्लिम कल्टीवेटर्स। अच्छा, मोपला को मोपिलाज या मोफलस भी बोला जाता है, ठीक है। ये मुस्लिम्स कल्टीवेटर थे, मतलब खेतीहर थे, किसान थे, लेकिन इन्हें क्या हुआ ना कि अच्छा ये तारीख देख लो 1836 1854 तक जा रहा है, ये रिवोल्ट से कुछ 2-3 साल पहले तक है ना, ये वाला डेट रिवोल्ट का है और इसके पहले तक जा रहा है। इसमें बॉन्डेड लेबर की तरह काम करते थे, जेनमीज बोलते हैं उनको, जो बॉन्डेज लेबर की तरह काम करते थे उसको बोलते हैं जेनमीज। बॉन्डेड का मतलब होता है कि भाई ले 5 दिन काम करना है, इतना इतना दिन के पहले तुम भाग नहीं सकता है, मेरा काम पूरा होगा इतना दिन तुमको काम करना ही पड़ेगा तभी जाना होगा। उनको कामदार या कलमदार बोलते हैं, पीजेंट्स हैं, है ना। स्लेवरी के तौर पे 1843 में तो अबॉलिश हो गया था स्लेवरी, लेकिन यहाँ पे अबॉलिशन नहीं आ पाया। और जो भूमिहर खेतिहर थे, जो जमींदार थे जिनके अंदर ये जैनमीज काम करते थे, उनको नायर बोलते हैं। अब इन्हें लगा मुस्लिम्स को, जो मोपला रिवोल्ट करने वाले हैं मोपलास को, कि ये जो भूमिहर खेतिहर हैं इन्हीं यही हमें तंग करते हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, जो तंग करने वाले थे वो थे अंग्रेज। ईस्ट इंडिया कंपनी पैसा मांगती थी इनसे, भूमिहर से, अब ये क्या करे बेचारे, देना ही पड़ेगा। अब रिवोल्ट हो गया। रिवोल्ट क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जा रहा था, बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्शन हो रहा था अंग्रेज़ों के द्वारा, तो रिवोल्ट हो गया। अच्छा, अब ये रिवोल्ट हुआ कहाँ? मोपला वाला। तो ये मोपला यहाँ पे है, यहाँ पे है मोपला, मुस्लिम्स केरला। तो ये केरला का रिवोल्ट था। और साउथ इंडिया में कुछ इतना ही रिवोल्ट के साथ हमको आगे नॉर्थ इंडिया में देखना पड़ेगा, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हाँ, तो बेलोर म्यूटनी है ना नेक्स्ट, नहीं, नॉर्थ इंडिया का रिवोल्ट, उत्तरी भारत में रिवोल्ट्स, रिवोल्ट्स इन नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत में उपद्रव, उत्तरी भारत में रिवोल्ट्स। पहला, राजा चैत सिंह एंड जमींदार, 1780 से 81। 1780 से 81 में राजा चैत सिंह एंड जमींदार रिवोल्ट करते हैं। सिविल रिबेलियन इन अवध, 1799 में सिविल रिबेलियन होता है अवध में, वजीर अली खान वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। वजीर अली खान एक तरफ और सामने से बैटिंग लाइन पे ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये गया विकेट ब्रिटिशर्स का। और ये यॉर्कर गेंद था और मिस कर गए, ये ईस्ट इंडिया कंपनी मिस कर गई और इस तरह से यॉर्कर लगा मिडिल स्टंप, और इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी पवेलियन से बाहर। नहीं भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी अभी खेलने वाली थी लंबी पारी, ईस्ट इंडिया कंपनी आउट नहीं होती है। वजीर अली खान को गोट रिप्लेस बाय हिज अंकल, उसके जगह पे उसका अंकल को बैठा देता है, सादत अली खान द्वितीय, क्योंकि इसके पहले सादत अली खान 1 था। अरे ये अवध की बात चल रही है ना, नॉर्थ इंडिया, अवध, सादत अली खान द्वितीय आता है, फिर रिएक्शन आता है वजीर अली से, रिएक्शन आता है वजीर अली जो पहले था उसको 9 बॉल पे आउट दे दिया गया था, तो वजीर अली मैसेकर होता है फिर बनारस में, फ्लेड अवे टू राजा ऑफ जयपुर, राजा ऑफ जयपुर जयपुर के पास भाग जाता है, लेटर ऑन एक्सट्रेडिशन, और फिर आर्थर वेलेस्ली उसको खींच के लाता है इधर। तो वहाँ बोलता है कि भाई ये राजा ऑफ वेलेस्ली बोलता, ये क्या कहते हैं, आर्थर वेलेस्ली बोलता है राजा ऑफ जयपुर को कि क्या दूसरों के झगड़ों में पड़े हुए हो, झगड़ा किसी और का है, क्यों अपने मत्थे उड़ता हुआ तीर क्यों ले रहे हो हेमू की तरह। तो राजा ऑफ जयपुर बोलते हैं कि भाई हमें कोई लेना देना नहीं है इससे, जो करना है इसके साथ ले जाओ करो, हम कौन होते हैं। 1780-81 में कर्नाटिक वार भी होता है, कर्नाटिक वाले रीजन में, जिसमें जो कर्नाटिक हैदराबाद से टूट करके बना था। यहाँ पे राजा कौन रहता है? 1780-82 में तो उसके साथ होता है ना, हैदर अली के साथ ही, हैदर अली, टीपू सुल्तान। हाँ, हैदर अली, टीपू सुल्तान, 3। कर्नाटिक वार तो खत्म हो चुका होता है इसमें, तो पता नहीं, कर्नाटिक वार खत्म हो गया। देख लीजिए आप,
उनको नहीं लगा। तो बुंदेलखंड चलता है नंबर 2, दूसरा बुंदेलखंड 1808 से 1812 12 तक। तक, जिसको पार्ट बना दिया जाता है बंगाल प्रेसिडेंसी का, है ना। अब इस बुंदेलखंड के लोकल चिफ ने बोला कि अपन उधर नहीं जाएगा भाई, तो फिर उसके बाद क्या होगा, मानेगा थोड़ी कि नहीं जाएगा, तो चलना पड़ेगा, खींच के ले जाएगा मैं, तो उधर लाठी डंडा चलेगा, तो लाठी डंडा चलेगा, उसी को रिवोल्ट बोलते हैं। अजयगढ़ फोर्ट, लक्ष्मण दावा। लक्ष्मण दावा फिर अजयगढ़ फोर्ट के साथ उधर एक तरफ, और धरिया सिंह कलिंजर फोर्ट के साथ एक तरफ, और वहाँ पे एक और राजा आएंगे गोपाल सिंह, फोल्ड कर देते हैं। सब इधर तीनों चारों मिल करके अंग्रेजों की पिपड़ी बजाएंगे, फिर कहेंगे नागिन डांस बजाता हूँ मैं, तो नाच। नामधारी सेक्ट एक तरफ अलग, ये कुका रिवोल्ट का बात हो रहा है 1840 के आसपास का। और इसमें भगत जवाहरमल एक कुका व्यक्ति रहते हैं, उनका नाम रहता है भगत जवाहरमल, वो रिवोल्ट करते हैं। ऊपर से एक बाबा बालक सिंह, बाबा राम सिंह साथ में आ जाते हैं। बाबा राम रहीम। फिर 1840 का समय आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी पंजाब को एनेक्स कर देता है। अब पंजाब को यहाँ पे एक कौन सा किंग रहते हैं, रंजीत सिंह। रंजीत सिंह 39 में मर जाता है। हाँ, 1839 में रंजीत सिंह मरने के बाद पूरा पंजाब कमज़ोर पड़ जाता है। अच्छा, पंजाब है कहाँ, यहाँ पे, तो पंजाब में पूरा वैक्यूम आ जाता है, जो बढ़िया स्ट्रॉन्ग राजा रहता है वो मर जाता है। अब वैक्यूम आने के कारण उनका पावर उनके पत्नी को मिल जाता है, और पत्नी का जो हार्ट वाला जो ऐसे बनाते हो ना, तो ये चल जाता है उसके जो घोड़ा चलाने वाला ऑफिसर रहता है ना, उसके पास चला जाता है इसका, ये तीर इधर से लग के आर पार होकर चला जाता है। तो फिर तुम समझो कि राजा मर गया है, उसकी पत्नी का अफेयर उसी के नौकर के साथ चल रहा है। अब राज का क्या होने वाला है, अब ये पिपड़ी बजने वाला है। अब ये इसी को बनाएगी राजा कि चलो, उसका बच गया। जैसे उइकोस का बच गया, राजा एक दिन हटा क्या कि पूरा पिपड़ी बच गया, नाम चेंज हो गया, काम चेंज हो गया, वीडियो डिलीट हो गया, ऐसे कैसे चलेगा। तो 1840 का ईस्ट इंडिया कंपनी एनेक्स कर दी है, रिमूव द ब्रिटिश एंड रीस्टोर सिख रूल। फिर नया राजा आएगा तो अपने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेशी और नॉन कॉर्पोरेशन यहीं से आ गया था कि किस तरीके से स्वदेशी दिखाना है और क्या नॉन कॉर्पोरेशन होता है। लेटर ऑन राम सिंह को डिप्यूट कर दिया जाता है, रंगून भेज दिया। रंगून भेज दिया जाता है, यही बाबा राम सिंह। इसी के चक्कर में फिर कंगना रनौत एक मूवी बनाती है रंगून, याद है, और एक सॉन्ग है मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से की है टेलीफोन, यही रंगून, और यही वाला रंगून है, यही राम सिंह की वजह से गाना गाया जा रहा था। अब राइजिंग एट बरेली, यही बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे वाला। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दिया था ना मानहानि का, पता है कि नहीं, किस पे, ये झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। हाँ, तो लगेगा ही ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की मानहानि लगेगा, डिफेमेशन लगेगा। राइजिंग ऑफ बरेली 1860, 1816 में बरेली में भी शुरू हो गया। इम्पोजिशन हुआ पुलिस टैक्स, और रिलीजियस इशू हो गया मुफ्ती मोहम्मद आवाज़ पे। फिर आम जो मुस्लिम थे पीलीभीत से, ये पीलीभीत मैंने पढ़ा होगा नेशनल पार्क में शायद, दुधवा नेशनल पार्क है यहाँ। हाँ, पीलीभीत दुधवा टाइगर रिजर्व ही है। हाँ, तो और ये शाहजहाँपुर, रामपुर, ये सब मैंने बताया हुआ है। शाहजहाँपुर पीलीभीत कहाँ है, मशहूर है। हाँ, बरेली वाला गाना भी मशहूर है ना। फिर हाथरस, जल्दी में आपने न्यूज़ में सुना होगा, हाथरस कभी, आप लोग तो बच्चे हैं, पता नहीं सुने हो नहीं, बट मतलब तुम लोग से ज़्यादा किसके पास न्यूज़ रहता है। हाँ, तो ये हाथरस में फिर हुआ। यहाँ पे दयाराम करके थे, उन्होंने रूल एट हाथरस में फोर्ट बना करके वहाँ से रूल कर रहे थे। अब फिर वहाँ पे इशू आ गया रेवेन्यू सेटलमेंट का, तो वहाँ पे भी हो गया 1817 में रिवोल्ट। बोले क्या समझा है, मतलब अब ये तो सब जगह हो गया ना कि नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ में हो गया पूरा रिवोल्ट ख़त्म। अब लोकेशन के हिसाब से नहीं देखेंगे, अब देखेंगे कि क्या कोई एजुकेटेड पीपल रिवोल्ट कर रहा है क्या, या कोई सिपोही रिवोल्ट कर रहा है क्या, या कोई कास्ट रिवोल्ट कर रहा है क्या, मतलब सिपोही मतलब सैनिक, कोई सैनिक रिवोल्ट कर रहा है क्या, या कोई कास्ट रिवोल्ट कर रहा है क्या, या कोई रिलीजन रिवोल्ट कर रहा है क्या। तो ये देखते हैं। 1764 का समय से शुरू करते हैं, सिपोही के बाद से बक्सर रेवेलियन हुआ, बटालियन डिफेक्टिंग मुनरोज डिफेक्टिंग। अब क्या करते हैं कि मुनरो को डिफेक्ट करके बटालियंस भाग जाते हैं और मीर कासिम की तरह चले जाते हैं। अब मुनरो को लग जाता है झटका, बोले गया,
लेकिन बेचारा जितना मेहनत से लड़ता है आधे सेने के साथ, जीत जाता है भाई साहब। 1806 का समय आता है, फिर वही वेल्लोर में म्यूटनी हो जाता है, और इसका कारण सोशल इशू था। अब सोशल क्यों होगा, जानते ही हो अंग्रेज कितने मतलब वेलफेयर स्टेट वेलफेयर वाले हैं। हाँ, फिर 1806 के बाद 1824 से 47 तक फिर अब नेटिव इन्फेंट्री का मामला चल जाता है कि अपने को घर वाला चाहिए। 1825 में बोलते हैं कि नहीं तुमको बर्मा जाना पड़ेगा, और फिर बोलते हैं कि मार देंगे तुमको, बर्मा भेज दोगे हमको। ये पुलिस की बात हो रहा है, ये सब यहाँ से यहाँ तक पुलिस की बात हो रहा है ना, कि पुलिस के साथ नौटंकी होता है। वो बोलते हैं मार दूंगा मैं गोली, मेरे पास ही है। मेरी पत्नी गाना गाएगी, पिया गए रंगून, हाँ इसलिए वो नौटंकी नहीं चलेगा। हाँ, फिर ग्रेनेडियर को आसाम में म्यूटनी होता है एक बार। अब असम कहाँ है, तो शायद मैंने दिखाया हो कि असम यहाँ पे है। तो ग्रेनेडियर को के द्वारा असम में म्यूटनी होता है। फिर 1838 का समय रहता है, सोलापुर भट्ट इशू, वही सोलापुर ये कौन सा, महाराष्ट्र ना, ये सोलापुर दूसरा है भाई। ये जो शोले वाला सोलापुर है, इसमें फिर होता है भट्ट इशू, ये आलिया भट्ट वाली भट्ट नहीं है भाई, भट्ट इशू यहाँ पर रहता है। सिंध में भी भट्ट इशू है, सिंध महेश भट्ट वाला भट्ट है जिसमें इमरान हाशमी को कास्ट करता है। तो ये वाला सिंध वाला एरिया है, राजस्थान वाला और पाकिस्तान वाला। टू के लिए अब हम वेल्लोर देख रहे थे जो 1806 में था। ये बैटल ऑफ बक्सर एक तरफ देखे हुए हैं पहले, मतलब हमने वीडियो नहीं बनाया है, बना दूंगा, पर ये बैटल ऑफ बक्सर पहले ही हो गया है। अब डिफीट कर, हाँ, जिसमें झगड़ा होता है, जिसमें वहाँ पे क्यों देख लिए हैं, क्योंकि मराठा का इशू पहले हो गया। अब मराठा क्योंकि लड़ रहे हैं और वो हार गए हैं, तो अब एक ही जो स्ट्रॉन्ग बचा है यहाँ पे वो ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि मुगल पहले ही मराठा उनको पिपड़ी बजा दिए। अब बचे मराठा भी हार गए अहमद साहब अब्दाली के लौंडे से। अब बचा ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का छोकरा इधर आएगा, सब बोलेगा अपन राज करेगा, तो दोनों बर्बाद हो गया था। अहमद साहब अब्दाली भी बर्बाद हो गया था, वो भी रूल करने लायक तो नहीं बचा। और मराठा भी बर्बाद हो गया। दोबारा वो भी हमला न कर पाया भारत पे, करता तो शायद वो रूल करता, और नहीं कर पाया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी बच गई। जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, ये डिसाइड कर दिया कि कौन राज नहीं करेगा, हाँ, कौन राज्य करेगा, ये डिसाइड नहीं तो किया अभी था। भी नहीं पता था, क्योंकि 1799 तक तो अभी भी टीपू जिंदा है, और टीपू जिंदा है तो फिर क्या शर्मिंदा है, फिर तो वो रूल कर देगा। बट हाँ, फ्रेंच से इसने हेल्प मांगा था, फ्रेंच का हेल्प आ भी गया था। यनम तक आ गया था, कुछ किलोमीटर की दूरी पे था। अगर जिस समय ये फ्रेंच का हेल्प यहाँ तक पहुँच जाता, उसके बाद टीपू किंग हो सकता था। पर उसी के कुछ चंद दिनों के अंदर, एक महीना भी अगर टिक जाता तो शायद ये रूल करता, पर हुआ ऐसा नहीं। अपने ही लोग डिफेक्ट कर दे, अपने ही लोग धोखा देते हैं भाई। 1806 वेलोर म्यूटनी है, सोशल इशू। अब हम वेलोर म्यूटनी को यहाँ पे लाते हैं, बड़ा करते हैं ना, कि वेलोर म्यूटनी हुआ क्या था। ये भी इंडियन डायरेक्शन का पार्ट है। ये देखो वेलोर म्यूटनी, सबको इंडियन टोपी पहना दिया गया है, और बोला जा रहा है अब कि अच्छा, मैंने बोला कि इंडियन, ये सोशल इशू है। सोशल इशू समझ में आता है ना, सामाजिक परेशानी है। यहाँ पे महिलाओं को ला करके ले जाया जाता था, मर्दों को टोपी पहनाया जाता था, उनको कान में बाली नहीं पहनने दिया। हमारे भारत के लोग कान में बाली पहनते थे, ईयर रिंग बोलते हैं, वो पहनते थे, वो नहीं पहनने दिया जाता था। नया गन धरा दिया, पुराने वाले गन से ये कितना बढ़िया लड़ रहे थे, नया गन धरा दिया, नया यूनिफॉर्म धरा दिया। अपने दोस्त पगड़ी खोल नहीं पा रहे थे अपने देश के लोग, उन्होंने नया पगड़ी थमा दिया। बहुत सारा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन कर दिया कि नहीं, आपको रात को 12 बजे तक जगना है, सुबह 8 बजे तक सोना है। हमारे यहाँ 8 बजे सब सो जाते हैं, सुबह 4 बजे जग जाते हैं। ये सब डिसिप्लिन को चेंज कर दिया। अब इसका, ये हमारा सोशल कंडीशन था, इसका रिवोल्ट तो मिलने वाला था, और रिवोल्ट एक नहीं, हर घर से मिलने वाला था। हुआ वेलोर म्यूटनी, वेलोर में म्यूटनी हुआ। फोर्स टू सर्व अंडर कंपनी, बोला गया कि नहीं, आपको कंपनी के अंदर काम करना ही पड़ेगा लोगों को। ओरिजिनल रूल्स वेयर रिमूव्ड फ्रॉम पावर्स। अब जो रूलर्स, जो ओरिजिनल रूलर्स थे, जैसे किंग वगैरह, उनको जो शासक थे उनको भगा दिया गया, हटा दिया गया, और नया शासक आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी। नया डिसिप्लिन लाया गया, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन लाया गया, नया प्रैक्टिस लाया गया, स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस लाया गया, नए वेपन्स, नए औजार ला दिए गए, नया मेथड ला दिया गया। बासेपुर में वो जब सरदार खान रामाधीर सिंह के बेटवा को मारता है, थाने में, एसपी ऑफिस में, तो जाता है जेल में, तो बोलता है बता दीजिएगा हम सरदार खान हैं, रामाधीर सिंह के बेटवा को ठोक दिए, वो भी एसपीए ऑफिस में। तो वही हिसाब किताब था ईस्ट इंडिया कंपनी का।
आया, बोला बता दीजिएगा जितने भी रूलर हैं। मैसूर में ठोक दिए, मराठा को ठोक दिए, ना टीपू सुल्तान को छोड़े हैं, ना अवध को छोड़े हैं। और आपके जो अक्का थे या पप्पा थे, जो बोलिए मुगल, उनको भी नहीं छोड़े हैं। बता दीजिएगा सबको। जाके बोलते हैं 1806 में कि टिपुआ को ठोक दिए हैं 1799 में। ज़्यादा बोलेगा तो ओकरा से ज़्यादा बढ़ियार नहीं है, खड़े आदमी का निकल जाता है 6 घंटा। हमारा हिम्मत नहीं था। टिप्पू सुल्तान जब तक जिंदा था मार देने, मर गया था ना, उसके बाद भी गोली मार रहा था और नजदीक जाने से डर रहा था सब। कैसा ना कि झूठ मूठ के बहाना लगा के सोया हो। कारण था उसके 3 साल पहले ही लोग उसको फिर एक बार मारा था पकड़ के, और पकड़ के ले जा रहा था, उसी नखड़ा कर लेता सुतने का, और उठा से एक ही तलवार में 12-15 को उड़ा दिया। एक ही राउंड घुमाया, 12-15 को गिर गया। वही डर से जब 1799 में इसको मारता है ना, तो 5 घंटा तक इसके आसपास नहीं जाता है, और दूर से गोली मारते रहता है, इतना छेद कर देता है, फिर भी नहीं जाता है। वो वाजेपुर पार्ट 2 में लास्ट सीन जो है ना, फैजल खान रामाधीन से को मारता है, तो गोली मारते रहता उसका भाई उधर से बार बार गोली लाता है, जितने लाते हैं मतलब मार देते हैं। तो उसके बाद सर जॉन क्रैडक, न्यू फॉर्म ऑफ टर्बन, एक नया टोपी लाया गया है ना, और यूरोपियन हेड था वो, मतलब लाल टोपी टाइप का है ना। और जो हमारे कान में ईयरिंग पहनते थे उसको हटा दिया गया, प्रोहिबिट कर दिया गया, रोक दिया बैन गया। कर दिया गया, आज से नहीं पहन सकते। जो जाति का मार्क्स हुआ करता था, जैसे हम यादव हैं तो हमारा अलग मार्क्स होगा, कोई राजपूत है, कोई ब्राह्मण है, कोई कुछ है, तो उसका अलग अलग मार्क्स मोछ रखना है, न मोछ न रखना दाढ़ी है, रखना है, न दाढ़ी रखना है, ये सब छील लेना है, क्लीन चिट कर देना है, अंग्रेजों की तरह जैसे वो खुद रहते थे। और सोल्जर को माना जाएगा कि वी आर बीइंग टारगेटेड एंड कन्वर्टेड। सोल्जर को लगा कि अपन कन्वर्टेड क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन बना दिया है, 5 बार डुबकी लगा लिया है, 5 बार डुबकी लगा के हालेलुया बोल लिया है। अब ये हालेलुया का फर्क ये हुआ कि राधे राधे बोलना भूल ना जाऊं कहीं। तो अब गलती से जो सैनिक थे उनसे राधे राधे बोला जाता था। हाँ, अब ये अंग्रेजों को पसंद नहीं था, वो बोलते थे हालेलुया, तो अंग्रेज बोलते थे हालेलुया, अब सिपाही बोलते थे राधे राधे। राधे राधे। अब इसमें कॉन्फ्लिक्ट होना पिपली लाजमी पर था। जाता था, एक दिन क्या किए कि उठा के चला दिए, तो बोले कि अपन ना तो टोपी पहनूंगा मैं तुम्हारा, ना हालेलुया करूंगा। अपन राधे राधे नहीं ठीक, राधे राधे बढ़िया था। तो सलमान खान ला मत समझ लेना। हाँ, रिएक्शन आया, रिएक्शन फ्रॉम द ब्रिटिश, हिंदू एंड मुस्लिम सोल्जर को मार दिया गया। ठीक है, अब जब मार दिया गया तो अलग अलग सेक्रेट एसोसिएशन बनाए गए, ठीक है ना, और उसमें टीपू का फैमिली जो बचा हुआ था वो भी पार्ट लेता है, जैसे सन फटा हैदर, और फ्रेंच भी पार्ट लेते हैं, मराठा भी आते हैं। मराठा आखिरी बचे हुए थे, 1818 में भी मराठा भी चले जाएंगे, पूरे गायब हो जाएंगे। ये सरदार खान आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, इसको जगह धराना ही पड़ेगा। फिर 10 जुलाई 1806 का समय था, और ये जो रिवोल्ट है यहाँ से चालू हो गया, बेलोर म्यूटिनी इसी को बोलते हैं। तो इस बेलोर म्यूटिनी में बहुत सारे नेटिव सिपोए जो थे, 1st एंड 23rd 23 रेजिमेंट का, राधे राधे वाले, वो हालेलुया वाले नहीं, बहुत सारे मारे गए। डजन्स ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स, ऑफिशियल्स, ये सब। और फटा हैदर को राजा बना दिया गया, फटा हैदर को किंग बना दिया गया फिर से। रिएक्शन आया ब्रिटिश का। कॉलोनियल ग्लिप्सी था यहाँ पे, 800 इंडियन सोल्जर्स को मार दिया गया, एक ही है ना, एक ही फोर्ट में, मतलब एक किला जिसमें चुन के जो राधे राधे बोलता है, हाँ, उसको 800 लोगों को मार दिया गया। और गवर्नर ऑफ मद्रास, अरे मतलब जैसे सबको बैठा दिया गया और बाहर से आकर के बोल दिया राधे राधे, अब सारे खड़ा होकर के राधे राधे भूंज दिया। लगा कि राधे राधे मेरे ही टीम का है, मतलब मेरे ही नेटिव बंदा है, राधे राधे सुनना था कि फायरिंग हो गया, बस टारगेटेड था, वो सेंसर वाला था, हाँ, बस जहाँ से राधे राधे आ रहा है वही मारना है। ग्रेटर केयर काउशन हैज नॉट बीन एक्सरसाइज इन एग्जामिनिंग इनटू द रियल सेंटिमेंट्स एंड डिसिप। अब देखो, अंग्रेज को ये सेंटिमेंट तो रत्ती भर नहीं फर्क पड़ता है, कौन रो रहा है, कौन हंस रहा है, राधे राधे बोलता है कि कृष्ण कृष्ण बोलता है, नहीं फर्क पड़ता है, या बोले हालेलुया बोले कि नहीं बोले, यही फर्क पड़ता है। अब वो उसको मार देता है, 600 को जेल भी भेज देता है। 6 को म्यूटिनियंस जो होते हैं उनको हेडशॉट मारा जाता है, पट से हेडशॉट एकदम
खत्म। एकदम ललाट के बीचों बीच, हाँ जहाँ तिलक लगाते हो। हाँ एकदम 5 शॉट यूर फायरिंग स्क्वाड। क्योंकि वो सब ना 6 वो जो मिटली था, हाँ 5 गो को, ओम का लगाया हुआ था निशान। और 5 गो को स्क्वाड में मारा जाता है, मतलब एक ही साथ 4 गोली। 5 गो को स्क्वाड में मारा जाता है, एक ही साथ 4 गोली 5 गो पर। और 8 गो को हैंग कर दिया जाता है, और 5 गो को नदी में डाल के बहा दिया जाता है। क्या था ना कि 8 को जो जिनको हैंग किया गया वो तो रुद्राक्ष की माला पहने हुए थे। हेडशॉट मारा पर उन लोगों को लगा नहीं। गोली भटक गया तो उसको लटका दिया। 5 गो को ट्रांसपोर्ट कर दिया। ट्रांसपोर्ट करने का मतलब ये नहीं कि कहीं दूसरे देश में भेज दिया, उसको समुद्र में डाल करके बहा दिया। हाँ कि रुक, तुमको देखते हैं तुम्हारे वो राधे राधे किधर से दिखते हैं, वो द्रौपदी को चिरहरण के समय बचाने आते हैं, तुम्हारा देखते हैं तुम्हारे कृष्ण तुम्हारे बचाने के लिए आते हैं कि नहीं। तो ये जो 5 गो को ट्रांसपोर्ट कर दिया था, बहा दिया था, ये 4-5 महीने भूखे प्यासे पहुंच गए इंग्लैंड। और जैसे ही इंग्लैंड पहुंचे तो वहाँ पे बताए तो इंग्लैंड की महारानी बोलती है, जो बेंटिक यहाँ पे ये सब नौटंकी कर रहा था और क्रेडॉक, इन दोनों को चलो तुम वापस आ जाओ, तुम्हारा वहाँ हो गया है रहा हुआ बहुत ज़्यादा। तुमने 800 लोगों को मार दिया है, 600 को जेल भेज दिया है, 5 गो को हेडशॉट मार दिया है, पबजी चल रहा है क्या? तो वापस बुला लिया जाता है। और ये देखो इन्हें राधे राधे का कितना बेनिफिट मिला कि ये वहाँ तक चल गए। मतलब 6 महीना लगता था उस समय, 6 महीना बिना खाना पानी के कैसे गए होंगे समझ लो। ओके आते थे ना। हाँ, अब इंग्लिश पोएट सर हेनरी बेंटिक और को मार दिया जाता है। अब क्रेडॉक कॉल्ड बैक टू इंग्लैंड। अच्छा, दो बुला लिया था ना। दो गवर्नर दोनों को बुला लिया बेंटिक जाता है। दोनों को बुला लिया जाता है इंग्लैंड रानी के द्वारा। फिर इंग्लिश पोएट एक सर हेनरी न्यूबोल्ट हैं, ये इन्होंने ये पोएम लिखा है, और यही ये सब पूरे गाथा जो है इसको बताते हैं कि ये वेलोर में नहीं हुआ था, अंग्रेज इतना नौटंकी किया है यहाँ करके। तो इस तरीके से भी इसको कंफर्म किया जा सकता है। और दूसरा इस तरीके से कंफर्म किया जा सकता है कि ये जो 5 लोगों को बहाया था ये पहुँच गया था इंग्लैंड। ठीक है ना। तो 2 तरीके हैं। और इसका प्रूफ ये है कि इंग्लैंड से महारानी फिर इनको बुला देती है वापस कि तुम वहाँ जा करके सुन रहे हैं कि नौटंकी कर रहे हो। तो ये हुआ। क्वेश्चन इस पे क्या बनता अब इसमें सवाल बनता है 2019 में 150 वर्षों यूपीएससी के लिए। 10 नंबर का 150 वर्ड्स का एक क्वेश्चन था। 10 नंबर का क्वेश्चन था 2019 में, 150 वर्ड्स में लिखना था, लगभग 150 शब्दों में लिखना था। 1857 अपराइजिंग वाज द culmination of the recurrent big and small local rebellion that had occurred in the preceding 100 years of British rule. Elucidate. 1857 का विप्लव ब्रिटिश शासन के पूर्ववर्ती 100 वर्षों में बार बार घटित छोटे एवं बड़े स्थानीय विद्रोहों का चरमोत्कर्ष था। संतुष्ट कीजिए। तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो एक्चुअली में पिछले 100 साल में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन कर रही थी भारत में, उन सब का कल्मिनेशन था, उन सब का इफेक्ट था जो दिख रहा था। एक साथ जुड़ के देखिए। नेक्स्ट, रिबेलियन ड्यूरिंग द क्राउन रूल 1857। नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है रिबेलियन रूल 1857 के बाद, क्योंकि 1857 में जैसे ही ये जो कंबाइंड इफेक्ट था, छोटे छोटे रिबेलियन हो रहे थे, ये सब मिल के सोचते हैं कि अच्छा छोटे छोटे कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग को दबा दिया जा रहा है, तो ऐसा करते हैं सब मिल के कंबाइंड होकर के, एकजुट होकर के, मिल करके भी साथ में और लड़ते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ विरोध करते हैं। एक डेट तय किया गया 10 मई को। तो ये ज़िंदगी ये सजना किसी लिए रुकती थोड़ी है। तो ये मिल कर के जो बात है ना, वो सिर्फ इतने ही लोग लड़े थे, है ना। ये जो मैंने मैप बनाया है बस इसी के आसपास वाले, बाकी ये दिल्ली है यहाँ पे, और दिल्ली से लेकर के वेस्ट बंगाल तक, बाकी पूरा भारत साइलेंस था। ये पूरा भारत साइलेंस था, ये पूरा पार्ट साइलेंस था, ये पूरा पार्ट साइलेंस था, पूरा बर्मा साइलेंस था। ठीक है, जितने भी रिवोल्ट किए यहीं पे, और इतने ही लोगों ने अंग्रेजों का पिपड़ी बजा दिया, इस लेवल का मारा कि भाई साहब 4 महीना 5 महीना दिखे नहीं अंग्रेज, भाग गए थे, लिटरली भाग गए थे भाई साहब। और सेम कहानी 1947 का था, जब 1947 में एक रिपोर्ट, किसी का चिट्ठी मिल गया। अब चिट्ठी क्या मिला, कोई लीक कर दिया, समझ लो। अब देशभक्त भी हैं, देशद्रोही भी हैं देश में ही। टिप्पू को मरवाने वाला लीक कर दिया उसका इन्फॉर्मेशन, टिप्पू मरा गया कि टिप्पू यहाँ जा रहा है, सादा कपड़ा पहने हुए, चंद्रशेखर को, हाँ यहाँ पे इस बेस में है, यहाँ पे इस बाग में छिपा हुआ है, यहाँ पे रहता है, इसी से मिलने वाला है, जाओ। तो ये जो ट्रेचरस होते हैं इनकी कमी नहीं है। सेम यहाँ पे भी हुआ कि 1847 में ये 1848 में भारत को आज़ाद करके वैसे भी जाने वाले थे,
लेकिन इन्हें एक लेटर मिल गया भारत के नेवी का। उन्होंने उसमें लिख रखा था कि 1857 में इन्हें जाने नहीं देना है, पकड़ पकड़ के यहीं मारना है। एक भी जाने भी नहीं देना है। हाँ, जाने भी नहीं देना है, पकड़ पकड़ के यहीं मारना है। अब इनको मच गया खलबली कि आखिर निकला कैसे जाए यहाँ से। तो 1848 में यहाँ से भागने वाले थे, ये 1947 में 1948 में भागने वाले थे, 1947 में ही भागना शुरू कर दिए। और ऊपर से लिख के गए कि हम 1 साल के अंदर तो छोड़िए, हम 6 महीना 3 महीना के अंदर में हम देश खाली करके जा रहे हैं। आपको जैसे रहना है रहिए, बांटना है भारत पाकिस्तान बांटिए, नहीं बांटना है मत बांटिए, ये को बांटिए कि 10 को बांटिए, हमारा टेंशन नहीं है। हमको जितना लूटना था लूट लिए। तो ये वाला जो कल्मिनेशन था उसके 100 साल बाद फिर यहाँ निकल के आने वाला था। और ये जो 1957 में होता, इन्हें पूरे जीवन भर जो हम जैसे गाथा गाते हैं ना कि हमको अंग्रेज परेशान किए हैं, लूटे हैं, तंग किए हैं, ये गाने वाले थे अगले 1000 सालों तक कि ऐसे भारत में हमारी कुटाई हुई थी। जैसे अफ़गानिस्तान में एक बार ये गए थे लगभग 47,000 लोगों के साथ। उधर से एक अकेला बचा। एक अकेला आता है ऊपर से पानी मांगते हुए। तो इधर से सेना भेजा जाता है भारत से कि जाओ, दौड़ते हुए सब आ रहे होंगे अपने लोग। बोलते कहाँ जा रहे हो तुम लोग, कोई नहीं आ रहा है, मैं अकेला बच के आ गया हूँ, भी पता नहीं कैसे। नदी में गिर जाता है इसकी वजह से, नदी में गिर जाता है। तो क्योंकि वो नदी में गिर जाता है तो बहते हुए कुछ दूर चला जाता है, इसलिए बच के वापस आ जाता है। वही स्थिति पूरे भारत में होने वाला था अंग्रेजों के साथ, लेकिन चलो ठीक है, बच गए। आगे इंडिगो रिवोल्ट होता है 1858 के बाद, 1860 तक चलता है। इंडिगो मतलब जिसको ब्लू डाई बोलते हैं, मोस्टली बिहार में, वेस्ट बंगाल में ये रीजन है जहाँ पे हाँ कपड़ा रंगने के लिए, हाँ उसका रिवोल्ट होता है। इसको ब्लू डाई रिवोल्ट भी बोल सकते हैं, या इसके कारण थे एग्रीकल्चर कमर्शियलाइजेशन, मतलब रुपया से एग्रीकल्चर करना है ना। स्लोगन दिया जा रहा था, जे रक्षक से भक्षक, मतलब जो हमें रक्षा करता है, मतलब जो किसान करने के लिए है उसी वही भक्षक है। हाँ, तो ये आगे स्टार्टेड फ्रॉम गोविंदपुर इन बंगाल। बंगाल का एक गोविंदपुर इलाका है, वहीं से स्टार्ट हुआ था ये इंडिगो रिवोल्ट। 1858 से 1860 तक चलता है। 1857 के बाद, जस्ट 1857 के बाद ये इंडिगो रिवोल्ट शुरू होता है। 1857 से 1860 तक चलता है। गोविंदपुर बंगाल का इलाका, वहाँ पे शुरू होता है। विष्णुचरण विश्वास, ये विष्णुचरण विश्वास थे इसके लीडर, और दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास दोनों भाई थे। दोनों ने ये रिवोल्ट शुरू किया था फर्स्ट। हाँ, इंडिगो रिवोल्ट शुरू किया था 1858 से 1860 तक, 58 से 60। फर्स्ट जनरल स्ट्राइक बाय इंडियन पीजेंट्री, पहला ये स्ट्राइक था किसानों का, सपोर्टेड बाय बंगाली इंटेलिजेंसिया। नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है इसको। बंगाली में लिखा भी गया था। हाँ, नील कवरेज द न्यूज़पेपर में कवर किया गया था इसको, बंगाली न्यूज़पेपर में कवर किया गया था। न्यूज़पेपर का नाम हर्ष, हाँ बंगाली न्यूज़पेपर एक नाम है उसका, उसमें कवर किया गया था इसको। हरीश चंद्र मुखर्जी, हिंदू पैट्रियट, हिंदू देशभक्त थे, हाँ हरीश चंद्र मुखर्जी। फर्स्ट जनरल स्ट्राइक ऑफ इंडियन पेजेंट्री, पहला जनरल स्ट्राइक था, मतलब सब कमांड ऑफ से इस तरह का किसानों का स्ट्राइक था। स्ट्राइक मतलब हड़ताल था, हम नहीं काम करेंगे, 2 दिन बंद कर देंगे, 3 दिन, जैसे अभी करती है ये डॉक्टर्स। अभी शिक्षकों का हड़ताल चल रहा है ना, शिक्षक कह रहे हैं कि हमको 8वां वेतन दे दो, अभी जो लागू 9वां दे दो, अभी 9वां लागू कर दो तब बढ़ाऊंगा, 10वां। तो इसी के रिगार्डिंग दीनबंधु मित्र नीलदर्पण, हाँ नीलदर्पण करके एक पत्रिका थी, उसमें दीनबंधु मित्र लिखते हैं, इंडिगो कमीशन इस्टेब्लिश इन 1860, एक्ट ऑफ 1862। इंडिगो कमीशन इस्टेब्लिश करी जाती है 1860 में, और एक्ट बनता है 1862 में। इंडिगो कमीशन इस्टेब्लिश होती है 1860 में, और एक्ट बन जाता है 1862 में। अब नेक्स्ट है ये तो इंडिगो रिवोल्ट था, 1858 से 1860 तक चलता है, और 1860 में जब कमीशन बनती है तो स्ट्राइक खत्म हो जाता है, और फिर 1862 में एक्ट बन जाता है, एक कानून पारित कर दिया जाता है। अब इंडिगो विद्रोह के बाद नेक्स्ट है इंडिगो रिवोल्ट होता है 1858 से 1860 तक। अब नेक्स्ट है पबना रिवोल्ट यानी पबना, 1873 से 1885 तक, मतलब अगले 13 साल बाद शुरू होता है पबना रिवोल्ट। क्योंकि जमींदार नौटंकी कर रहे थे, मेल प्रैक्टिस कर रहे थे, उल्टा पल्टा गिन देते थे, और जो रेंट लेते थे जमींदार वो मतलब बियॉन्ड लिमिट था,
और जो ऑक्यूपेंसी का राइट था वो टेनेंट का वो दिया ही नहीं गया था कि मतलब कितने दिन तक आज तो आज ही भगा दूंगा मैं, जा नहीं करने दूंगा खेती। तो इसलिए रिवोल्ट हो गया था पौना रिवोल्ट। अब ये हुआ कब था, तो 1873 से 1885 के बीच में। देख लो ये 1857-58 के बाद है ना, जो 1857-8 का जो रिवोल्ट हुआ था उसके बाद है। अब फॉर्मेशन ऑफ पवना अग्रेनियन लीग 1873 में पवना अग्रेनियन लीग बनाया गया कि हम खेती हर हैं उनको लीग बना दूंगा, जैसे आईपीएल लीग बनता है ना 20-25 लोगों का, सेम वैसे ही। और वेलकम नहीं किया गया, अमृता बाजार पत्रिका नॉट वेलकम, है ना। लेकिन स्टार्टेड इन द फॉर्म ऑफ लीगल रेजिस्टेंस, ये जो लीगल रेजिस्टेंस के तौर पे हुआ कि मैं शांतिपूर्वक लॉ के लिए, लॉ बदलने के लिए मांग करूंगा, रैयत में रिफॉर्म करूंगा, इमीडिएट गिरवान है मेरा, लेकिन ब्रिटिश नहीं माने, है ना। और इसमें सपोर्ट भी मिला था बहुत प्रोमिनेंट, जैसे आरसी दत्त का सपोर्ट मिला था लीडर का, एस एन बनर्जी का सपोर्ट मिला, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जिनको बोलते हैं, केशव चंद्र सेन का रिवोल्ट मिला, सहयोग मिला, बंकिम चंद्र चटर्जी वही आनंद मठ वाले, इनका भी सपोर्ट मिला। 1885 में बंगाल टेनेसी एक्ट बना और इसी साल कांग्रेस बनती है। और इसी साल कांग्रेस बनती है, जब बंगाल टेनेसी एक्ट बनता है। गांधी बेरोजगार हो जाते। हाँ, और नहीं तो अगर कांग्रेस नहीं बनती तो आज राहुल गांधी बेरोजगार होते। हाँ, तुम्हारी तरह। राहुल यादव नहीं। पहुना रिवोल्ट, पहुना रिवोल्ट का जो 1873 से 1885 तक चला, उसका रिजल्ट क्या रहा। 1885 में क्या बना, बंगाल टेनेसी एक्ट। बंगाल टेनेसी एक्ट किसका रिजल्ट है, तो पहुना रिवोल्ट का। इनको रिवोल्ट में भी एक्ट बनता है 1862 में। हाँ, और ये भी पहुना रिवोल्ट में भी एक्ट बनता है। बंगाल टेनेसी एक्ट बनता है। अच्छा, ये हैवी रिवोल्ट नहीं था, देख लो ये हैवी रिवोल्ट नहीं है, 1857 हैवी रिवोल्ट है ना। ये सब डिमांड किया जा रहा है कि तुम हमको ये बना करके दे काहे नहीं रहे। देख लो ये, हाँ, अब ये मॉडर्न चीजें आ रही हैं। पहले क्या होता था, लाठी लेकर के पीट देता था। अब लोग पढ़े लिखे आ रहे हैं तो जाकर के अंग्रेजों से बोल रहे हैं कि हमको बना के दो, लीगली दो, लिख के दो, समझ रहे हो। हाँ, मुझे भी खाना है भाई। हाँ, तुम अकेले खाओगे? तो ये लिख करके मांग रहे हैं, तो एक्ट बनवा रहे हैं, टेनेसी एक्ट बना दो, एजुकेशन एक्ट बना दो, हमको पैसा दे दो, हमको पढ़ना है। फिर डेक्कन में भी राइट हो गया। अब ये राइट हो रहा है, छोटा मोटा झगड़ा तो होगा ही ना, क्योंकि उस समय लिटरेसी रेट जो था वो इलिटरेसी का 98% लिटरेट था। मतलब 80% से ज़्यादा ही लोग इलिटरेट थे, 100 में से 80 लोग ना अनपढ़, थोड़ा भी नहीं जानते थे पढ़ने, तो उतना तो आना ही है। जैसे घेवरा में एक बार झगड़ा हुआ, 20-25 लोग लाठी डंडा लेकर के दरवाजे पे पहुंच गए। तो थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दिए होते तो ये ना होता। और डेक्कन राइट 1875 से शुरू हुआ है ना, रैयत वाली सिस्टम। इसमें डेक्कन राइट कब शुरू हुआ, 1875 में। अब ये देखो, रैयत वाली सिस्टम डेक्कन से शुरू हुआ था 1858 में, और अमेरिकन सिविल वॉर भी चल रहा था ये 1861 के आसपास। प्लस कॉटन प्राइस भी बढ़ गया था, है ना। और लैंड भूमि का रेवेन्यू है वो भी बढ़ गया था। हाँ, तो पीजेंट बोले कि ये तो हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा, बिजनेसमैन के द्वारा, और गुजराती एंड मारवाड़ी हाउसेज के द्वारा। तो और इसमें से एक और इशू उभर के आया कि एक थे वनिया और एक थे कुनबी, इन दोनों का भी इशू निकल के आया कि भाई ऐसे कैसे चलेगा, इतने सारे प्राइस बढ़ रहे हैं कॉटन का, वॉर भी चल रहा है एक तरफ। तो महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ शिरूर तालिका ऑफ महाराष्ट्र में, बाबा साहेब देशमुख इविक्टेड बाय मारवाड़ी मनी लेंडर्स। अब एक बार क्या हुआ कि बाबा साहब देशमुख थे, उनको मारवाड़ी जो थे मारवाड़ी मनी लेंडर, वो उनको उठा करके ले गए, है ना। अब ये जो फोर्स यूज़ किया गया है मनी लेंडर्स के द्वारा, इसका तो रिएक्शन आना ही है। जैसे मान लो कि अब राहुल भैया पढ़ा रहे हैं, कोई आया बीच से बाहर से उठा करके लेके चल गया, तो फिर तुम लोग क्या करोगे। बोले मैं बताता हूँ रुको फिर। तो वैसे ही बाबा साहब देशमुख थे, उनको कोई उठा करके लेकर चला गया। देशमुख के दादाजी नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना। हाँ, तो ये इसका रिएक्शन आना था। अब आगे पूना और अहमदनगर मेजर डिस्ट्रिक्ट फॉर रायत बन गए। ये पूना महाराष्ट्र वाला और अहमदनगर ये तो गुजरात में भी, महाराष्ट्र में भी। कौन सा वाला, अहमदनगर गुजरात वाला, महाराष्ट्र वाला। सपोर्टेड बाय पूना सार्वजनिक सभा एमजी रानाडे। अब एमजी रानाडे द्वारा सपोर्ट भी किया गया है इस जो ये जो चल रहा था यहाँ पे डेक्कन राइट में। इंडियन इकोनॉमी का फादर भी बोला जाता है। और हाँ, एमजी रानाडे को इंडियन इकोनॉमी का फादर भी बोला जाता है। ये तो आप ही बता पाएंगे ना। अरे वो
कॉलेज में पढ़ाते थे और फिर जब हाँ, गवर्नमेंट डेक्कन राइट कमीशन भी। फिर इसे जब ये इतना लफड़ा हुआ तो अब देखो डेक्कन राइट का इम्पैक्ट क्या रहा। डेक्कन राइट का इम्पैक्ट ये होगा कि गवर्नमेंट बनाती है डेक्कन राइट कमीशन। कमीशन बनाती है। देखो अब ये इंक्वायरी करने के लिए आ रहा है कि क्यों ऐसा राइट हो रहा है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, क्या प्राइसेस बढ़ गए हैं, क्या बताइए ना। दिक्कत क्या है ये भाई बताइए। है ना, हाँ भाई है ना, इधर दिक्कत क्या है ये बताइए। सुनेगा। देख रहे हो ना, तो ये इम्पैक्ट हुआ। ये सब मॉडर्न है, नए वाले हैं, पुराने वाले नहीं है कि लाठी डंडा कर दे रहे हैं, नए वाले हैं, समझ ना, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं। तो ये अब लाठी डंडा लेकर के नहीं निकलेंगे भाला गड़ा सा, अब ये किताब लेकर के निकलेंगे, कॉपी लेकर के निकलेंगे, पेन लेकर के निकलेंगे, बोले लिख के दो इधर। ये सादा पर्ची है, हाँ सादा पर्ची लिख के दो इस पे कि तुम करके दोगे खाना। साइन कर दे मैं लिख लूंगा। हाँ साइन कर दे मैं लिख लूंगा। हाँ अच्छा, अब और ये फिर देना। अब आता है मुंडा रेवलियन। मुंडा झारखंड, बिरसा मुंडा वाला मुंडा, बिहार, झारखंड बिहार। झारखंड दिवस मनाया जाता है, पता है कि नहीं? अच्छा, और इन्हीं के नाम पे, इन्हीं के चलते वाह। बिरसा मुंडा के नाम पे। तो बिरसा मुंडा 1874 से 1900 तक रहते हैं, है ना। बहुत कम उम्र में इनको जेल में मार दिया जाता है अंग्रेजों द्वारा। हालांकि कारण तो दिया जाता है पहले कि भी रिवोल्ट करते हैं जी। ट्राइबल ऑलरेडी हैड रिवोल्ट बिफोर 1857। लेकिन जनजाति से बिलोंग करते थे। ये ट्राइबल कम्युनिटी के हैं, इनका कॉमन लैंड होल्डिंग था, मतलब उस समय लोगों को अलग अलग लैंड होल्डिंग नहीं मिलता था, तो कॉमन लैंड होल्डिंग था। लेकिन क्या हुआ था कि डिस्ट्रॉयड बाय ब्रिटिश इंट्रूजन, जैसे ही अंग्रेज घुसे ये पूरा इनके जो सिस्टम है क्रिएट किया हुआ खाने पीने रहने जमीन का, प्रॉपर्टी ऑफ द लैंड का, ये इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। अब मुंडा तो इनिशियली जाते हैं कि ठीक है जर्मन मिशनरीज की तरफ, लेकिन फिर कहते हैं कि अपने को कोई नहीं चाहिए, कोई अपन भी 5 बार डुबकी लगाऊंगा और हालेलुया कर हालेलुया करने के लिए जाते हैं। पर 2 दिन पता लेकिन जब दीकू के पास जाते हैं तो दीकू बोलता है कि ना आप, इनको नींद खुला ना। हाँ तो क्या हुआ कि जैसे ही नींद खुला इनको तो डुबकी लगा के आ चुके थे। 5 बार डुबकी लगा के हालेलुया बोल के आ चुके थे। जैसे ही 2 दिन बाद नींद खुला तो अंदर से निकल रहा है राधे राधे। सोच रहे हैं क्या हो गया, वो तो बताया था कि हालेलुया करना है, जब जब कोशिश करे तो निकलता है हालेलुया, तो अंदर से निकलता है राधे राधे। अब राधे राधे कंफ्यूज हो गए, फिर निकले अपने लोगों से बताया कि ऐसा हो रहा है, तो बोले कि भाई अच्छी बात तो है, भगवान चाहते हैं आउटसाइडर सबको खदेड़ दो, जो नौटंकी करवाया 5 दिन डुबकी लगवाया उन सबको पकड़ो और मारो, भगवान तुम्हारे। तो उन्होंने उलगुलाना स्टार्ट किया अंदर द लीडरशिप ऑफ बिरसा मुंडा। अब बिरसा मुंडा जो है अपने आप को भगवान की तरफ बोलते हैं कि मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, मुझे कोई मार नहीं सकता है, मैं भगवान हूँ। वो बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ, है ना। तो लोग उनको मानने भी लगे कि हाँ ये भगवान है। किसी को छू देते थे तो उसका बुखार उतर जाता था, किसी को छू देते थे उसका घाव ठीक हो जाता था। अब जब भी कोई उस तरह का बोलता था तो निकलता था राधे राधे। अब इनकरेज की किलिंग ऑफ जागीरदार, राजा क्रिश्चियंस जो हालेलुया करवाए थे क्रिश्चियन, उनको मारना शुरू किए। राजा को मारना शुरू, जो राजा था बोले तुम राजा हालेलुया बोलते हो, तेरे को इधर का भाषा बोलने का उधर थोड़ी बोलने का है, उसको भी धोना शुरू। क्या होता है जागीरदारी, जो जागीरदार थे, जो जमीन को जो रेंट पर देकर के पैसा लेते थे जागीरदार, इजारेदारी वाला, उनको भी मारना शुरू किया। तो ये उलगुलान का फॉर्मूला स्टार्ट किया इन्होंने। मुंडा रेविलियन 1874 से 1900 तक। अब यहाँ पे आगे दिया नहीं है, लेकिन इन्हें भी अंग्रेज करके देते हैं ना, कुछ बना करके देते हैं कि नहीं हम यहाँ पे इंट्रूजन नहीं करेंगे। हाँ, एक रूल रेगुलेशन बनाया जाता है। हाँ, और ऐसा माना जाता है कि इनको जहर दे दिया था। हाँ, फिर अंग्रेज इनको पकड़ के ले जाते हैं और जेल में ले जा करके और रखते हैं। 1 सप्ताह के अंदर इनको मौत हो जाता है। अंग्रेज लिख देते हैं कि बुखार से मृत्यु हुआ है, बट एक्चुअल कारण तो सब जानते हैं कि इन्हें मार दिया गया था। रामोसी पीजेंट अपराइजिंग होता है 5वां नंबर। ये वही वासुदेव बलवंत फड़के, देख लो इधर, अब फड़के तो भड़के। 1880 से 1890 तक। राइज ऑफ तिलक, सोच रहा हूँ ऐसे ही रखूं। अच्छा ठीक है। एग्रेसिव राइटिंग इन प्रेस, भयंकर लिखते थे भाई साहब, पढ़े लिखे थे तो। अच्छा ये तिलक है ना। फादर वासुदेव बलवंत फड़के, इनको बोला जाता है फादर ऑफ आर्म स्ट्रगल। गोली चलाने में माहिर, पट से हेडशॉट मारते थे अंग्रेजों को, है ना। अब आगे ये इधर के साथ इनको रिगार्डेड किया गया फर्स्ट रेवोल्यूशनरी ऑफ मॉडर्न इंडिया। देखो मॉडर्न इंडिया का रेवोल्यूशन चल रहा है तो इनको फर्स्ट रेवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला गया। तो टेक ऑफ द आर्म्स, ये पहले मॉडर्न इंडिया के व्यक्ति थे जिन्होंने आर्म उठा लिया था। मॉडर्न इंडिया का मतलब समझ में आता है, लिखे पढ़े थे, सब जानते थे, लेकिन फिर भी गोली चलाऊंगा, मार दूंगा सबको। इन्होंने स्वराज के लिए आवाज़ उठाया अपना, धुआं धुआं कर दूंगा। एंड ओनली रेमेडी फॉर द ब्रिटिश राज, बोले कि ब्रिटिश का एक ही दवाई है, क्या? तो स्वराज। स्वराज मतलब अंग्रेजों को बाहर भेजो, अपना राज मैं चला लूँगा। अच्छा, इन्होंने एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप बनाया था रामोसी, जिसको रामोशी बोला जाता है।
ये आर्म ग्रुप था, आर्म स्ट्रगल के लिए। बोलते ब्रिटिश को या तो तुम चल जाओ या फिर मैं रामोसी बनाया हूँ उसे भगा दूंगा ठोक के गोली। धुआं धुआं कर दूंगा भाग। तो ऑर्गेनाइज सेवरल, फिर बहुत सारे अटैक भी करते हैं ब्रिटिश राज पे, फिर बहुत सारे सिटी का कंट्रोल भी ले लेते हैं। जैसे पूना का कंट्रोल है, जाकर गोली से छीन लेते हैं, समझ रहे हो, मतलब बम मार के फायर करके छीन लेते हैं। और बहुत सारे ब्रिटिश पुलिस को भी कैप्चर करके रखते हैं। ये इनका जो इंस्पिरेशन था वो बंकिम चंद्र चटर्जी, वही आनंद मठ वाले, इसको लिखते भी हैं वो की, और इनके इंस्पिरेशन भी थे बंकिम चंद्र चटर्जी, और वो लिख के भी देते हैं कि चलो ठीक है, बढ़िया है, गुड। ये मिटेगा कैसे? अब फिर एक बार क्या होता है कि हंगर स्ट्राइक पे जाते हैं, प्रिजन भी चले जाते हैं। और 17 फरवरी 1883 का समय था जब इनकी जो है अकाल मृत्यु जो हो जाती है ना। तो ये एक ऐसे भी जो पढ़े लिखे व्यक्ति, वासुदेव बलवंत फड़के, जो मॉडर्न लीडर है और फिर भी गोली चला रहे हैं, क्योंकि कभी कभी बहरे को सुनाने के लिए ठोकना पड़ता है ना। तो ये अब तेलंगाना अपराइजिंग हो रहा है। अब तेलंगाना अपराइजिंग कब हो रहा है? तो 1945 का समय है, 1951 तक चलेगा तेलंगाना अपराइजिंग, ठीक है। तेलंगाना अपराइजिंग वॉज द बिगेस्ट पीजन गुरिल्ला वॉर, ठीक है। तेलंगाना अपराइजिंग जो है ये एक पीजेंट गुरिल्ला वॉर है, जिसमें से अबाउट 3000 गांव जो हैं, कवरिंग रफली ए पॉपुलेशन ऑफ 3 मिलियन इन एरिया ऑफ 16 लाख, हाँ 16,000 स्क्वायर माइल का एरिया, मोस्टली 3 डिस्ट्रिक्ट में, जैसे वारंगल, नालगोंडा और खम्मम, ये 3 एरिया हैं। इसके बगल वाले जो हैं सूर्यपेट और हुजूर नगर, ये। अब ये आप देख सकते हैं कि ये मॉडर्न में क्या चल रहा है। अब जो पहले पुरुष जो हथियार उठाते थे, अब महिलाएं भी अंग्रेजों को पिपड़ी बजाने में पीछे नहीं रहे, है ना। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? लैंड टेनर, एग्रेनियन स्ट्रक्चर, ये सब कारण बन गया। खालसा, दिवाली टेन्योर, सरफे खास, जागीर, ये सब कारण बना गोली चलाने का। खालसा क्या था? खालसा जो था एक भूमि था जो कि पीजेंट द्वारा खरीदा जाता था, एंड द लेटर बाय निज़ाम और लोकल रूलर। कभी बाद में फिर ये निज़ाम को मिल गया, लोकल रूलर को मिल गया, पर पहले पीजेंट्स को द्वारा खरीदा गया था। फिर दीज वेर स्कैटर्ड ओवर, अब ये 6500 गांव में लगभग 25,000 स्क्वायर माइल पे 1/3 ऑफ टोटल हैदराबाद। हाँ, किसानों का ही होगा, पर लोगों ने हड़प लिया था, तो अब कह दिया कि यहाँ खेती नहीं करोगे। ओ, डर के मारे खेती नहीं करता था। मतलब निज़ाम बोला कि अब नहीं करूँगा, लोकल रूलर। अब मेरा है, आज से मेरा है, मैं जिधर जिधर जाऊँ वो इलाका मेरा हो गया। अब वहाँ पे कलेक्टर हुआ करते थे। अब कलेक्टर जो रुपया कलेक्ट करने वाले होते थे, आज बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उस समय देशमुख देशपांडे बोलते थे। अब ये देशमुख देशपांडे रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। ये हेरिडेटरी हुआ करते थे कि मतलब जैसे रितेश देशमुख, तो इसको बोल मत देना रितेश देशमुख को कि अब कलेक्ट करो टैक्स। वो अब हीरो बन गया है। हीरो नहीं, उसके पिताजी मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, उसके थे वेट्टी, फ्री सर्विस। तो अब क्या हुआ कि कलेक्टर जो है अब हेरिडिटरी नहीं है, हर बार आईएएस का एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा। और एक बार रिजाइन भी मार दिया ना तुम, तो गए तुम्हारा। तो लोअर कास्ट जो है, या अनटचेबल्स लाइक मलाज, मदिगाज, ये सब काम करते थे खेती में लेबर की तरह, और ये विक्टिम बन गए लोकल जमींदार्स के। इनको ज़बरदस्ती छीन लिया जाता था, कभी ज़मीन कभी पैसा। टेनेंट्स एट विल, लैंडलेस लेबर और शेयर्ड क्रॉपर्स। अब टेनेंट्स अपने मन से नहीं बन सकते हैं, शेयर क्रॉपर्स बन के रहना पड़ेगा। तेलंगाना में अपराइजिंग होता है 1945 से 1951 तक चलता है। ये क्या था? रोल ऑफ आंध्र ये महासभा, आंध्र महासभा जो था उसका रोल रहता है अपराइजिंग में। कम्युनिस्ट का भी इन्फ्लुएंस रहता है। अब जैसे 1921 में 1922 में ना सरकार भी बना लेता है कम्युनिस्ट। आंध्र प्रदेश कॉन्फ्रेंस, इन्फ्लुएंस द आंध्र 1957 बनाता है, 1921 में पीजेंट पंचायत सेटअप। अब जो किसान थे उसका पंचायत बनता है। लैंडलॉर्ड जो है जमींदार, उसको टारगेट किया जाता है, मार दिया जाता है, ज़मीन छीन लिया जाता है। 1 मिलियन एकड़ जो भूमि है उसको छीन करके अपने लोगों में, किसानों में बांट दिया गया, इसी कमेटी के कारण। कौन सा कमेटी है ये? आंध्र महासभा, ठीक है। इवेक्शन हुआ लैंड का, जो इवेक्शन हुआ लैंड का उसको स्टॉप किया गया। फोर्स लेबर को जो ज़बरदस्ती का, जैसे किसान को पकड़ के ले जा करके चल भाई रात में भी तुमको पानी काटने जाने का है, उसको बंद किया गया। उसरे को ड्रास्टिकली कट किया गया, और कुछ प्लेसेस हैं उसको कम्प्लीटली फॉरबिडन भी हो गया है ना उसरे।
अच्छा, वेजेस जो है, वेजेस मतलब समझना तनख्वाह, एग्रीकल्चर लेबर को बढ़ा दिया गया। मतलब तनख्वाह जो है एग्रीकल्चर जो किसान है उस जो लेबर है, लेबर किसान अलग है लेबर अलग है, उसको बढ़ा दिया गया। मिनिमम वेज को भी इन्फोर्स किया गया कि नहीं, कम से कम 5 रुपया तो देना ही देना है, अगर खेती कर रहा है तो 5 से कम नहीं देते। पहले क्या होता था, 1 रुपया दे करके पीट पाट के ले जाते थे। जो फॉरेस्ट ऑफिशियल है, जिसमें से ज़्यादा ऑफरेसिव ही थे, मतलब दबाने वाले ही थे, उनको भगा दिया गया, बोले भागिए था। और फॉरेस्ट प्रोडक्ट को यूज़ किया गया। लगभग 12 से 18 मंथ तक विलेज पीजेंट कमेटी काम करती है, जिसमें से रिएक्शन आता है निज़ाम गवर्नमेंट के द्वारा, रजाकर जिनको बोलते हैं। भूदान मूवमेंट चालू किया गया था इन्हीं के द्वारा। अब भूदान मूवमेंट विनोबा भावे शुरू किए थे लगभग 1900 पता स्वतंत्रता के बाद लगभग शुरू किए थे भूदान मूवमेंट विनोबा भावे। बोलते हैं कि जो गरीब है, जिसके पास कम भूमि है, उसको दान कर दीजिए, सरकार को कुछ दान कर दीजिए, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करना है, कुछ रिकंस्ट्रक्शन का काम करना है। तो ये जो 10वां नंबर पीडीएफ था, ये दो भाग में ख़त्म हुआ। एक इसके पहले है ईस्ट में रिवोल्ट, और ये वेस्ट में रिवोल्ट, और नॉर्थ साउथ में रिवोल्ट, और जो मॉडर्न जो एजुकेटेड लोग थे उनके द्वारा रिवोल्ट। बस ये 1857 वाला रिवोल्ट उसको देखेंगे। अब 1857 का रिवोल्ट आएगा, एक ही बार में फट के आएगा, एकदम प्रेशर कुकर की तरह। तो अभी के लिए ये वाला पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, और ये भी पढ़ लो। मना किया हुआ है हमें कि बोलना नहीं है, कटोरा लेकर के नहीं मांगना है, बट पढ़ लो, टिप देना, दबा देना। हाँ ठीक है, थैंक यू। कटोरा नहीं लेना है। तो आज के लिए इतना।